हाँ হয়ে গেছে। हो गया ना? হ্যাঁ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अगेन सर आप सबको। अच्छा देखो, आज इनकम टैक्स पढ़ना है ना सर, तो इनकम टैक्स में हम लोग करेंटली सैलरी में डिस्कशन चल रहा है, तो सैलरी में काफ़ी डिस्कशन हुआ है और काफ़ी डिस्कशन थोड़ा बाकी भी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना है और टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज और थोड़ा डिस्कशन ज़रूरी है सर। तो सबसे पहले हम लोग सैलरी का क्या किए थे, सैलरी का पूरा बेसिक जो एरिया है उसके ऊपर हम लोग पूरा फोकस करके बेसिक एरिया को पूरा देखे थे सर। फिर हम लोग सर एक एक करके जो सैलरी का जो फॉर्मेट होता है, आप सबको पता होगा सैलरी का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट वाइज अभी हम लोग चल रहे हैं। मतलब फॉर्मेट वाइज अंदर जैसे अलाउंस, पार्क्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो करेंटली हम लोग जिस पर्टिकुलर एरिया में इनकम अंडर दी सैलरी में है, दैट इज मतलब 5 हेड्स, मतलब सॉरी 5 हेड्स बोल रहे हैं सर, आई एम सॉरी, दैट इज मतलब जो डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट जो होता है, जैसे लास्ट वीक अगर आप लोगों को याद होगा पेंशन के बारे में डिस्कशन हुआ था, ग्रेचुइटी के बारे में डिस्कशन हुआ था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ, पेंशन, ग्रेचुइटी और जैसे ग्रेचुइटी में काफी सारा होमवर्क भी था ना, होमवर्क ग्रेचुइटी से क्या रे? था हाँ कि नहीं सर। था, है ना? है सर। ओके सर, आप लोगों से होमवर्क चेक मैं करता हूँ बाद में, बट बिफोर दैट आज थोड़ा सा बाकी मतलब न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, फिर बाद में होमवर्क में जाऊँगा, नहीं तो वही फिर से ग्रेचुइटी करना पड़ेगा। मैं बाद में मैच कर लूँगा आप लोगों का आंसर। तो कुछ मैंने लिखा के दिया था और कुछ स्टडी नोट वन जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था सैलरी का, वहाँ से भी कुछ मैंने आप लोगों को ग्रेचुइटी का क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली इलस्ट्रेशन 4 था जो ग्रेचुइटी के साथ कनेक्टेड था, वो मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। तो ठीक है, वो बाद में देखता हूँ सर, ग्रेचुइटी होमवर्क वगैरह जो था पेंशन का जी। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट का एक दूसरा या तीसरा जो भी बोलो आप, ठीक है, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ठीक है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए। इट्स अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सर लीव इनकैशमेंट। क्या बोलते हैं? लीव इनकैशमेंट बोलते हैं सर। नाम सुने होंगे आप लोग लीव इनकैशमेंट का, सुने हो क्या? क्या होता है लीव इनकैशमेंट? कोई बताएगा मुझे? अरे लीव इनकैशमेंट क्या होता है? कोई भी बता सकते हो सर? लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? बोलो ना, बोलो, जो भी मन में आता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पहले भी मैंने, हाँ बोलो। চাকরিতে যে ছুটিটা থাকে সেটা না নিয়ে সেটার বদলে টাকা নিচ্ছে। यस वेरी गुड। मतलब एक्चुअली आप जब किसी कंपनी में गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर आपको कुछ लीव मिलता है नेशनल हॉलीडे को छोड़ के। हाँ, मतलब आप आपके वर्किंग लाइफ में अ, हर साल आपको कुछ मतलब कुछ लीव लेने के लिए आपको देता है, ठीक है, जो पेड लीव होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप, ठीक है, मतलब अगर आप उस लीव को ना लेके, ठीक है, मतलब लीव लोगे तो फिर आपको छुट्टी ले लिए तो फिर सिंपल बात है। लेकिन अगर आप छुट्टी ना लेके काम करते हो तो उसके लिए आपको पेमेंट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लीव को एनकैश करना, ठीक है, लीव को एनकैश करना। तो अगर आपको ये रिटायरमेंट के टाइम पे भी बहुत लोग लेते हैं, ठीक है, कोई रिटायरमेंट से पहले सर्विस चलते वक्त भी लेता है। तो सवाल ये है कि ये जो अलग अलग वे में हम लोग अपना पैसा उठा रहे हैं, सैलरीड पर्सन के बारे में बात चल रहा है, ठीक है, ये इनकम टैक्स का कौन सा एरिया में बात कर रहे हैं सर? ये जो पूरा डिस्कशन अभी चल रहा है दैट इज पूरा सैलरी के ऊपर बात चल रहा है। और सैलरी पर्सन के लिए जैसे पेंशन, ग्रेचुइटी जैसी चीजें आप लोग देख रहे हो, ठीक है। अलायंस के एरिया में काफी डिस्कस हुआ, आज मैं फिर से आप लोगों को अलायंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, स्पेशली हाउस रेंट के ऊपर। आरएफए के ऊपर आप लोगों ने पूरा डिटेल्स में पढ़ा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा एक एक प्रोविजन आप लोगों ने छान मारा था। तो आज मैं आपसे वही करूंगा सर, थोड़ा सा आपको लीव एनकैशमेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलो सर पेन एंड कॉपी रेडी कर लो, लीव एनकैशमेंट का पूरा डिटेल्स एक बार प्रोविजंस को समझना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें पढ़ाते वक्त बताया था कि मैं नोट्स मतलब उसमें वर्किंग नोट्स बोल के आप लिख के रखे थे, तो वही मैं आज आपके साथ उसी तरह से शेयर करूंगा आप लोगों से।
अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार मुझे कंफर्म कीजिएगा। क्या स्क्रीन शेयर है सर? है दादा। ओके, तो चलो सर देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग हेड्स ऑफ इनकम के अंदर डिटेल्स डिस्कशंस कर रहे हैं, और हेड्स ऑफ इनकम में हम लोगों का करंट जो चल रहा है दैट इज सैलरी, और सैलरी में हम लोग सेक्शन 15 से लेके 17 के अंदर जो भी सेक्शंस है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये जो सेक्शन 10 का एरिया चल रहा है ना, ये बेसिकली सैलरी से पहले एक चैप्टर पढ़े थे, याद है आप लोगों को? सैलरी पढ़ने से पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, उसका नाम क्या था? इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, याद है क्या? जिसमें एग्रीकल्चर इनकम भी था, जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो ये जो सैलरी के अंदर आपको देखने को मिल रहा है ना सर, सैलरी सर, ऐसे तो अगर आपके मन में सवाल आ सकता है सर, सैलरी तो सेक्शन 15 से लेके 17 के अंदर बोला हुआ है, जिसके ऊपर मैंने बेसिक्स ऑफ सैलरी का जो स्टार्टिंग क्लासेस में आपसे बात किया करके रखा था कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 है, अलाउंस के बारे में 16 में बात किया है, ठीक है। सेक्शन 16 का जो एरिया है उसमें डिडक्शन अलाउेबल के ऊपर बात किया है, मतलब जैसे वो एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 वाला, आप लोग देखना प्रोफार्मा चेक करके सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 2, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, इस तरह का काफी सारा एरिया आप लोगों ने देखा था। तो डिडक्शन अलाउेबल के ऊपर सेक्शन 16 बात किया है, और कुछ अदर प्रोविजन है जिसके बारे में सेक्शन 17 बात करता है। तो मेनली अगर आपको कोई पूछता है कि भाई सैलरी का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है इनकम टैक्स में, तो आपका सिंपल जवाब होता है 15 से 17, है ना सर। लेकिन फिर आपके सामने एक दूसरा सवाल कि सर अभी हम लोग जो ग्रेचुइटी पेंशन ये सब कर रहे हैं, ग्रेचुइटी पेंशन लीव एनकैशमेंट, ये सब बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है। तो आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन आ गया, सर ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट का जो भी आप अभी तक पढ़ाए हो या जो भी आप लोग कॉपी में लिखे हो, आप लोग देखना क्या लिखे हो कॉपी में, चेक करके देखना, आप देखना सेक्शन 10 के बारे में लिखते रहते हो। हाँ सर, सही बोल रहा हो कि नहीं? सेक्शन 10 में सेक्शन 10 सबसेक्शन, जैसे आज मैं लीव एनकैशमेंट कराऊंगा आप लोगों को, ये आज का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। सॉरी नॉट लीव ट्रैवल कंसेशन, नहीं लीव एनकैशमेंट, कहाँ चला गया? पेंशन के नीचे होगा, यस दिस वन, ये देखो, ये पेंशन था 10 सबसेक्शन 10 ए में डिस्कशन हुआ था, है ना। ग्रेचुइटी में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में डिस्कशन हुआ था, और इधर लीव एनकैशमेंट आज का डिस्कशन रहेगा, ठीक है। ये प्रोफार्मा आप लोगों को पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, उसमें एग्जेम्पशन का हिसाब किताब है। तो क्या हिसाब है क्या किताब है वो अभी देखना है। तो कहने का मतलब ये है सर, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए कहाँ से टपक के आ गया? सैलरी तो 15 से 17 के अंदर है, सैलरी तो 15 से लेके 17 के अंदर आता है, तो फिर आप यहाँ पर सेक्शन 10 को बीच में कहाँ से ला दिए? सर एक्चुअली सैलरी के अंदर ये इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम के अंदर भी आपको बोला गया था एक पूरा लिस्ट, अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हम लोग वहां पर कुछ लिस्ट पढ़े थे, जिसमें कुछ फुल्ली एग्जेम्प्टेड था, मतलब फुल्ली डिडक्शन, कुछ था पार्टली, ठीक है। तो ये जो पार्टली एग्जेम्प्टेड जो है, मतलब पार्टली फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो सब एरिया इसके अंदर आता है, और उसको अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 10 के अंदर बता के रखा है, सेक्शन 10 के अंदर। और 10 के अंदर जैसे कि ये सब ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, दीज आर बेसिकली पॉपुलर रिटायरमेंट बेनिफिट, पॉपुलर रिटायरमेंट बेनिफिट। सर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ये सब रिटायरमेंट में ही बेनिफिट लेता है लोग, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आता है। तो इसके बारे में ही आपसे मैं अभी चर्चा करूंगा, जैसे ग्रेचुइटी पेंशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं, से आज हमें आप लोगों को लीव एनकैशमेंट और कुछ एचआरए का क्वेश्चन करने का इच्छा है, ठीक है। चलो देखते हैं सर। दादा बोलो सर। ব্ল্যাক হয়ে গেল স্ক্রিনটা। सबको या फिर सिर्फ रोशनी को? क्या स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है सर? না স্যার ব্ল্যাক হয়ে গেছে।
ब्लैक हो गया, ऐसा क्यों? रुको फिर से शेयर करते हैं। रीशेयर किया, अभी देखो। नाउ দাদা একই দেখাচ্ছে। सेम सिचुएशन। Yes, sir. किसी को भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? विशाल, तथा, शुभश्री? No, sir. স্যার আমি আগে দেখতে পাচ্ছিলাম, sir. এখন ব্ল্যাক হয়ে গেছে। पूरा ब्लैक? হ্যাঁ স্যার। ऐसा क्यों? Now any change, sir? No, sir. Still black? না স্যার। হ্যাঁ স্যার। अच्छा आप लोग वेट करना, मैं एक बार रीजॉइन कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग वेट करो, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ एक बार। हेलो हेलो, Yes, sir. मुझे दिखाई दे रहा है क्या? হ্যাঁ দাদা। হ্যাঁ Yes, sir. স্যার। अच्छा इससे पहले मैं दिख रहा था, मतलब जब स्क्रीन नहीं शो हो रहा था, क्या मुझे दिखाई दे रहा था? कैमरा शो हो रहा था आपको? না স্যার। अच्छा हाँ सर। अब देखो तो, হ্যাঁ Yes, sir. দাদা। शेयर है स्क्रीन? হ্যাঁ দাদা। Yes, sir. ओके ओके, ठीक है सर, चलो। ये कुछ विंडोज़ अपडेट के बाद पता नहीं कल से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या सब अपडेट, तो अपडेट ना करने से सिस्टम स्लो हो जाता है, और अपडेट करो तो फिर कुछ मुश्किल बढ़ जाता है कभी कभी। अच्छा चलो सर, फिर कॉपी पेन रेडी करो और लीव एनकैशमेंट को समझने का कोशिश करो। चलो ठीक है, जो लीव एनकैशमेंट में आपको अभी बता रहा था, दैट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी आपसे, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन करना है। चलो लीव एनकैशमेंट दिख रहा है ना रे सबको स्क्रीन? हेलो? হ্যাঁ দাদা। Yes, ओके sir. ओके सर, ओके। तो ये लीव एनकैशमेंट का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि आपको छुट्टी मिलता है, आप छुट्टी ना लेके काम करते हो और वो पैसा आपको मिलता है बाद में, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे मानो कि
एक एग्जाम्पल लिखो, ठीक है, एक एग्जाम्पल फॉर्म करते हैं सर। देखो सर, KSG लिमिटेड, ठीक है, KSG लिमिटेड, इसका कुछ पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है सर? पॉलिसी है कि 40 डेज लीव प्रोवाइड करता है, 40 दिन का लीव प्रोवाइड करता है, ठीक है, 40 डेज लीव एवरी ईयर। हाँ, 40 डेज लीव एवरी ईयर, हर साल। ध्यान से समझिएगा सर, हर साल आपको 40 दिन का लीव मिलता है। अब सवाल है कि ये जो लीव है इसको अगर इनकैश करना है, इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। कोई इंसान सर जॉब करता है, बात को समझो सर, या कोई जॉब करता है और उसका सर्विस खत्म नहीं हुआ, ठीक है, मानो कि 30 साल की उम्र में जॉब में एंटर किया है और 60 साल की तक जॉब कर रहा है, 60-65 तक रिटायरमेंट नहीं हुआ, तो ये जो सर्विस करने का टाइम है, ठीक है, जिस टाइम पे वो सर्विस चल रहा है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। तो अगर वो कभी भी अपना लीव का जो पैसा है उसको अगर वो इनकैश कर रहा है, इनकैश मतलब नगद में ट्रांसफर करना, सिंपल बात है। अगर जैसे चेक इनकैश करते हैं ना, चेक लेके बैंक में जाते हैं, इनकैश कर लेते हैं, नगद हो जाता है आपका, तो एग्जैक्टली लीव आपके पास है और लीव के आप काम कर लिए और उसका इनकैशमेंट का पैसा आप लेके जा रहे हो आपके घर, ठीक है। तो इनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, ठीक है। अगर बात ऐसा है तो ये एक्ट आपका क्या होता है सर? अगर आप कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में करोगे तो ये फॉर्मेट में भी मतलब प्रोफार्मा में भी आपको लिखा हुआ है सर, ठीक है। रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, सेम बात है ना सर, रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट द सेम वर्ड, फुल्ली टैक्सेबल, याद रखिएगा। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस वर्ड दिख जाए या ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट ये वाला वर्ड दिख जाए तो आपको समझना पड़ेगा सेम वर्ड है, सेम सेंटेंस है, तो इसका मतलब है कि ये आपका पूरा टैक्सेबल होता है। और पूरा टैक्सेबल का मतलब क्या सर? पूरा टैक्सेबल का मतलब ये होता है कि आपका जो सैलरी स्टेटमेंट बनता है वो स्टेटमेंट के पूरा का पूरा अमाउंट आपका टोटल इनकम पे इंक्लूड हो जाएगा। टोटल इनकम का जो पूरा चार्ट बनाओगे ना उसमें इंक्लूड हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर। जैसे ये क्या है, ये जो पूरा प्रोफार्मा है ये किस चीज का प्रोफार्मा है जो आपको ऑलरेडी कॉपी में लिखा के रखा है? प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। इसमें आप क्या कर रहे हैं? बेसिक, कमीशन, बोनस, अलाउंस। अब अलाउंस के अंदर भी अलग अलग था, HRA का, RFA का, है ना, RFA तो पागुज इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो आउटर में है सर, मतलब जो आउटर कॉलम में है, ये सब क्या है? ये सब आपका टोटल इनकम पे इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं सर? अभी हम लोग सैलरी का जो अलग अलग आइटम है उसका स्पेशल, जो जिसका भी स्पेशल है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हर जगह पर रेफर करके लिखा हुआ है, वही आपको कॉपी में लिखा हुआ है वर्किंग करके, जो मैं आपको अभी क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो इसी तरह से आपको याद रखना होगा कि जैसे लीव एनकैशमेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, पेंशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, ग्रेचुइटी का क्या ट्रीटमेंट होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, हाउस रेंट अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट होता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है। बाकी छोटा छोटा अलाउंस का तो है ही सर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्या होगा, हॉस्टल अलाउंस का क्या होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो एग्जैक्टली पॉइंट इज वेरी सिंपल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बस नंबर ऑफ आइटम बहुत ज्यादा है, बस इतना ही। अगर आपको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब वो पूरा टोटल इनकम पे इंक्लूड हो जाएगा, सिंपल बात है। अब क्या है सर? अच्छा, फुल्ली टैक्सेबल सर गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए? यस सर, ध्यान समझना सर। हाँ, मतलब चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, तो फिर जब बात टैक्सेबल का हो जाए, ठीक है, जब बात एग्जेम्पशन का आ जाए तो फिर कितना एग्जेम्पशन होगा? जब बात एग्जेम्पशन का आ जाए, एग्जेम्पशन मतलब एग्जाम रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, ठीक है, तो तब क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? तब ऐसा क्या हो जाएगा? तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा सर। अच्छा, ये जो फुल्ली टैक्सेबल का जो भी कॉन्सेप्ट है इसका क्या सेक्शन है? सेक्शन तो आप लोगों को तब से मैं बोले ही जा रहा हूँ सर, ठीक है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपके लिए सिस्टम बड़ा ही सिंपल है सर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA,
तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से एक एरो बना लो, यहाँ से भी एक एरो बना लो, दोनों एरो का एक ही सेक्शन है 10 सबसेक्शन 10AA। ये सेक्शन के तहत फुल्ली टैक्सेबल होता है। मतलब कोई भी चीज किसी भी कारण से कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सेक्शन प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने लॉ में बता के रखा है, ठीक है। अब सर एक गुल्लक बनाओ सर, गुल्लक, गुल्लक समझते हो? अरे एक बक्सा ड्रॉ करो। सर ये बक्सा बक्सा ड्रॉ करना नहीं आता। अरे कुछ तो आता है, मेरे जैसा लोग अगर ड्राइंग कर सकते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हैं। मेरा ड्राइंग सर वर्ल्ड क्लास है, आप लोग जानते हो ना, मेरे को अवार्ड मिलता है। ऐसे अवार्ड से याद आया सर, कल नेशनल अवार्ड डिक्लेयर किया ना सर इंडियन मूवी में, सिनेमा में। किसको किसको नेशनल अवार्ड मिला रे? कंगना राणावत পেয়েছে बेस्ट कंगना एक्टर। कंगना को मिला, कंगना को बार बार मिल रहा है, ये एक्चुअली बीजेपी का साथ कुछ कनेक्शन है इसका। और ये मनोज बाजपेयी को मिला है, मनोज बाजपेयी, उसको पहले भी मिला था। और बाकी बंगाली बंगाली मूवीज में, बंगाली डायरेक्टर्स में पता है किसी को? मेरे को वो खबर अभी तक मिला नहीं। आप लोगों के पास भी लग रहा है खबर नहीं है, ठीक है, खबर होगा तो बताना सर। अच्छा 40 दिन का लीव है, ये जो केएसजी लिमिटेड है, केएसजी लिमिटेड जो है सर 40 दिन का लीव बॉक्स बना के रखा है अपने एम्प्लॉय के लिए। और आपको बताते हैं एट दी टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 years 9 months, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 20 years 9 months, ठीक है, 20 साल 9 महीना, ठीक है। अब फ्रैक्शन को लेके क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये 9 मंथ्स क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया ना सर। ये हम लोग लास्ट दिन ग्रेचुइटी में भी देख रहे थे, एक बार फ्रैक्शन लेना है, एक बार फ्रैक्शन नहीं लेना है, ग्रेचुइटी के केस में देखा था हम लोगों ने। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी दे दिया, अगर 20 साल 9 महीने दिया तो इसको 21 माने कि 20 माने, ये आगे बात करता हूँ आपसे। अच्छा तो 40 डेज का लीव है, और क्या बता रहे हैं आपको कि आपके पास क्रेडिट लीव अभी तक है। पहले एग्जांपल समझो, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा ना, अभी क्वेश्चन करने के लिए दूंगा तो आपको करना है। तो क्रेडिट लीव मान के चलते हैं सर 350 डेज, ठीक है। क्रेडिट लीव है आपके पास 350 डेज, और जिसके लिए आपका कुछ पेमेंट का अमाउंट है 2,50,000। कितना है सर? 2,50,000, ठीक है। ध्यान से सुनना सर, हाँ, ये 2,50,000 क्रेडिट लीव का कुछ अमाउंट आपके पास है। अब क्या करोगे सर? कुछ नहीं करना, देखो अब क्या करोगे, जैसे मानो कि अगर आप गवर्नमेंट हो, सिंपल करते चलो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर गवर्नमेंट है तो क्या कर देते हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA क्या कर देता है सर? फुल्ली फुल्ली क्या करेंगे? एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जाम, मतलब अगर आप रिटायरमेंट पे ले रहे हो, बात समझो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट का बात कर रहा हूं मैं आपसे भी। ये जो एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ आपको अभी, ठीक है। दिस अनदर पॉइंट, 40 डेज लीव बॉक्स है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 20 years 9 months, क्रेडिट लीव 350 डेज का है आपके पास, वैल्यूएशन वाइज 2,50,000 का अमाउंट आपको दिखा रहा है। अब सवाल है इसके बाद इसको कनेक्ट कर देना, मैंने कनेक्ट नहीं किया, आप लोग तो नीचे नीचे करते जाना, मेरे पास जगह नहीं था। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप रिटायरमेंट के टाइम पे इनकैशमेंट ले रहे हो तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना, सिंपल है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो तो क्या करेंगे? अगर आप नॉन गवर्नमेंट हो तो इसी में थोड़ा खेल ज्यादा है, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA एक ही सेक्शन है। अब ये आपको क्या बताता है सर? लीव लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखोगे?
जैसे आप लोग हमेशा लिख के आते हो, टेक्स्ट में बोला था ना आपको, ये लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग पीछा नहीं छोड़ता, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट। मतलब मैं आपको कुछ लिस्ट बताऊंगा, उसमें से जो सबसे सस्ता होगा, सबसे सस्ता मतलब सबसे कम, वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, ये सब पार्शियल एग्जेम्पशन का लिस्ट है पूरा। मैक्सिमम अमाउंट कितना है बोलो तो? सर मैक्सिमम 3 लाख का अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसाइड करके रखा है करेंटली इसका। और अमाउंट रिसीव कितना है सर हमारा? अरे अमाउंट रिसीव कितना किया हम लोगों ने, अभी एग्जांपल पे बना के रखा, देखो 250। अमाउंट रिसीव करके रखा 2,50,000। वेरी गुड सर, ठीक है ना। ये 3,50,000 का जो 350 दिन का लीव का 2,50,000 ये अमाउंट रिसीव बता रहे हैं अभी, लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट थोड़ी ना एग्जाम करने देगा, रूल्स है, उसी रूल्स के हिसाब से चलना होगा। अमाउंट रिसीव्ड आपको पता है सर 2,50,000 का। ओके, और एक रूल बताता है सर, बताता है कि 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा, मतलब 10 इंटू एवरेज सैलरी मतलब एक्चुअली 10 महीने के हिसाब से आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये एवरेज सैलरी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ग्रेजुएटी के वहां पर भी बता के रखा था। ठीक है, तो वैसा ही वाला ही केस यहाँ पर भी होगा कि पिछला 10 महीने का लेके आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना होगा। मैं आपको आज एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा लीव इसमें, लीव इनकैशमेंट में, तो आपको और डिटेल समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है 10 इंटू एवरेज सैलरी। अब ये 10 इंटू एवरेज सैलरी, इसको मैं थोड़ा सा एजम्पशन कर लेता हूं कि मान के चलते हैं कि इस बंदे का एवरेज सैलरी है 14,000। कितना है सर? 14,000। इट्स जस्ट एन एजम्पशन, एग्जाम्पल है ना, तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूं। तो 10 इंटू एवरेज सैलरी अगर 14,000 करके होगा तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,40,000, है ना सर। और एक पॉइंट आएगा सर डी, ये डी पॉइंट आपको क्या सिखाता है? डी पॉइंट में बताता है सर क्रेडिट लीव, आप जितना कॉम्प्लेक्स सोच रहे हो ना सर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी, अगेन एवरेज सैलरी का मतलब वही 10 महीने का सैलरी का जो बात आता है। अब सवाल है सर ये क्रेडिट लीव कैसे कैलकुलेट करे? कि 350 का क्रेडिट दिखा रहा है, ठीक है, 350 का जो क्रेडिट है वो हमें पता है कि 350 का क्रेडिट लीव है, और 350 क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी करने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, तो 350 डेज का जो हिसाब यहाँ पर है तो क्या पूरा का पूरा हिसाब आ जाएगा? इसको लेके थोड़ा गड़बड़ है सर। चलो सर थोड़ा हिसाब लगाते हैं। सर ये जो पर्टिकुलर केएसडी लिमिटेड है ये अपने एम्प्लॉय को टोटल लीव कितना देता है? सर अगर एनुअली, एनुअल लीव कितना है सर इसका, हर साल कितना लीव देता है बताओ ना, कितना लीव देता है सर? 40 डेज। रिटायरमेंट 20 साल 9 महीने का है, फ्रैक्शन इग्नोर सर, फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो। ठीक है, मतलब 20 साल 9 महीना जो भी हो, 9 महीना हो 6 महीना हो, आप राउंड में कर लेना। ठीक है, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, ये भी ग्रेचुइटी में भी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट था। तो टोटल लीव कितना हो जाएगा अगर 20 साल का नौकरी है तो 40 डेज करके, 800 दिन का सर, अरे 800 डेज ना। उसके पास क्रेडिट कितना है सर अभी, ऑलरेडी क्रेडिट कितना हो गया उसका, मतलब कितना क्रेडिट है उसके पास? क्रेडिट है 350 का। वेरी गुड सर। अच्छा अगर 800 दिन का टोटल लीव है और उसको क्रेडिट में है, उसके क्रेडिट में मतलब क्रेडिट मतलब बैलेंस है उसका, है ना। क्रेडिट का मतलब जैसे बैंक अकाउंट में क्या है, क्रेडिट मतलब बैलेंस है, डेबिट मतलब बैलेंस चला गया। अकाउंट में पैसा आता है तो क्या बोलते हो, क्रेडिट होता है। अकाउंट से पैसा जाता है तो क्या बोलते हो, डेबिट बोलते हो। एग्जैक्टली यहाँ पर आपके पास लीव है तो मतलब क्रेडिट है, तो क्रेडिट लीव है 350 डेज का। ठीक है, तो 350 डेज का क्रेडिट है तो फिर यूज कितना कर लिए सर? बोलो, यूज कैसे कैलकुलेट करोगे? 450 है ना, 800 से 350 लेस कर दोगे, सिंपल है।
तो टोटल लीव इसका 20 इंटू 40 करके 800 डेज का है, क्रेडिट इसका 350 डेज का है, यूज इसने 450 का कर लिया। अब ये तो कंपनी का हिसाब है केएसडी लिमिटेड का। अब सवाल है सर कि इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं। अब इनकम टैक्स वाले आ गया। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपका टोटल लीव आप 40 दिन का दे के रखे हो ना, वो आपको बोलता है कि आप 20 मतलब 30 डेज के ज्यादा नहीं दे सकते एनुअल लीव। ये इनकम टैक्स का रूल्स है, ठीक है, कि आप 30 डेज से ज्यादा नहीं दे सकते एज पर इनकम टैक्स। तो 30 डेज के हिसाब से 20 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 600 है ना, 600 डेज। आपने यूज कितना कर लिया ऑलरेडी, आपने यूज कितना कर लिया 450। तो 600 से अगर आप 450 हटा देते हो, कितना क्रेडिट पड़ा रहता है आपका, अरे 150। तो सिंपल बात है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इतना दिन का क्रेडिट का पैसा एग्जेम्प्टेड में दिखाने के लिए अलाउ करता है। मतलब क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी का जो कैलकुलेशन है उसमें आपको शो करने के लिए अलाउ करेगा। नॉर्मल सेंस में लोग क्या करता है सर, नॉर्मल सेंस में वो 350 का जो हिसाब था ना, नॉर्मली वो क्या कर लेगा, इसमें सिंपल 350 दिन का क्रेडिट है तो ये हिसाब लगाएगा नॉर्मली। अगर वो इनकम टैक्स के साथ नहीं जाना चाहता है तो क्या कर लेगा, 350 के हिसाब से वो क्या हिसाब लगाएगा, एक सेकेंड मैं को जगह नहीं मिल रहा है मेरे को, नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। वो सिंपल हिसाब लगाएगा 350 डिवाइडेड बाई 30, मतलब 30 दिन के हिसाब से एवरेज निकालना है ना, 14,000 का सैलरी है तो कितना होता है देखो तो एक बार, 350 टोटल लीव है, 30 दिन के हिसाब से कितना अमाउंट हो जाएगा, मंथली सैलरी उसका 14,000 करके है, तो 350 टोटल लीव है, तो 30 डेज के हिसाब से उसका ओवरऑल कितना लीव हो जाता है, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, 350 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 14,000। बात कुछ समझ में आया सर। ये 14,000 क्या है, दिस 14,000 इज मंथली सैलरी है उसका, एवरेज सैलरी। तो अगर 14,000 का एवरेज सैलरी है और 350 का क्रेडिट है, 30 दिन में उसको 14,000 मिलता है, तो 350 दिन में उसको कितना मिलेगा, 30 डेज में मिलता है 14,000, तो 350 डेज में कितना मिलेगा, ये हिसाब है। कितना होता है बोलो ना, 163333 मतलब 1,63,333। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रूल्स है अगर उसको आप इग्नोर कर देते हो तो एक्चुअली आपका इतना अमाउंट एग्जेम्प्टेड में शो करना चाहिए, है ना, एग्जेम्पशन के लिए शो करना चाहिए, बट ये आपको इनकम टैक्स वाले अलाउड नहीं करता है सर, दिस इज नॉट अलाउड। ये आप जितना भी कैलकुलेशन कर लो 350 डेज के हिसाब से, ये इनकम टैक्स वाले आपको अलाउड नहीं करेगा, इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। आप भी लिख के क्रॉस करके रख लो, मतलब दिस इज रॉन्ग, मतलब लोग सोचते हैं बट दिस इज रॉन्ग, मतलब आपका कॉमन सेंस आपको इधर लेके जाएगा, बट टैक्स में कॉमन सेंस काम नहीं करता सर, टैक्स में रूल्स काम करता है, टैक्स में कॉमन सेंस से ज्यादा रूल्स काम करता है। तो आपको रूल्स एंड प्रोविजन हिसाब से चलना पड़ेगा, कॉमन सेंस नहीं है यहाँ पर, कॉमन सेंस का कोई जगह नहीं है। तो देयरफॉर कॉमन सेंस मतलब लॉजिकली है कि नहीं वो देखना पड़ता है, बट इनकम टैक्स वाले भी अपने हिसाब से चलना पसंद करता है सर। 150 क्रेडिट है आपका 30 डेज का, 14,000 आपका एवरेज सैलरी है, अब बताओ सर कितना अमाउंट होता है, 70,000। 70,000। ये एग्जेम्प्टेड हो सकता है सर, ये एग्जेम्प्टेड हो सकता है, समझ में आया। अब देखो आपका ये जो रूल आया ये क्या आ गया, क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी आ गया ना, ये जो आपने किया ये क्रेडिट लीव इनटू एवरेज सैलरी किया। अब आप देखो यहाँ पर आपका क्या हिसाब आता है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग था ना, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में मैक्सिमम 3 लाख तक जा सकता है। अमाउंट रिसीव का अमाउंट मतलब कितना अपने लीव एनकैशमेंट रिसीव कर रहे हो, जो बोला था 2,50,000, 10 इंटू एवरेज सैलरी आपने किया 1,40,000, एंड क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी कितना आया, क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी 70,000, ना कि 1,63,333। हाँ सर 1,63,333 नहीं करना है सर, समझ में आया ना, ये जो हम लोग इस यहाँ पर करके रखे हैं ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज द राइट। तो ये 70,000 क्या सबसे कम आया क्या, जरूरी नहीं कि हमेशा यही सबसे कम हो, जरूरी नहीं,
बट इस चारों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वही एग्जाम्शन में जाएगा। ज्यादातर चांसेस ये होता है कि आपका ये वाला अमाउंट ज्यादातर केस में सबसे कम होने का चांसेस हो सकता है, तो वो अलग बात। बट रूल्स है कि मैक्सिमम 3 लाख, अमाउंट रिसीव्ड 10 into एवरेज सैलरी एंड क्रेडिट लीव into एवरेज सैलरी। सो 70,000 ये आपका सबसे कम होता है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में। सो ये अमाउंट आप एग्जाम्शन के लिए लेके जा सकते हो। समझ में कुछ आ रहा है? कोई बोलेगा सर तो फिर मैक्सिमम 3 लाख का लिमिट क्यों दिया? अरे सर 3 लाख से ज्यादा तो आप लीव एनकैशमेंट में लेस नहीं कर सकते। अगर सारा अमाउंट टोटल इनकम पे लेस कर देगा तो फिर गवर्नमेंट क्या खाएगा सर? आप समझ में आ रहा है सर? इनकम टैक्स को क्यों इतना सोचना पड़ता है कि भाई इनको 3 लाख से ज्यादा मत दो, इनको 1 लाख से ज्यादा मत दो, इनको 1.5 लाख से ज्यादा मत दो। एग्जेम्पशन मतलब इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है उनको, नहीं तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? आप लोगों को पता है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका मनी पाइपलाइन क्या है? इसका मनी पाइपलाइन तो पता होगा आप लोगों को, है ना? इनको गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, अगर इनको 33.5 ट्रिलियन का इनकम होता है किसी साल में, तो उसमें से जीएसटी से आता है 6.1, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है 6.1, इनकम टैक्स में आता है 5.5। इसमें अभी बहुत स्कोप बाकी है। इनकम टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बहुत खराब है, तो गवर्नमेंट इसलिए आपको छूट भी देगा, बट इतना भी छूट नहीं दे देगा कि उसको कुछ ना मिले, क्योंकि सरकार को तो इतना बड़ा देश को चलाना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट इसके लिए अपने हिसाब से सोचते हैं। मतलब आप शायद सोचोगे कि भाई इतना झमेला करने का क्या जरूरत था? झमेला इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि आपको थोड़ा सुविधा भी दे, पब्लिक को थोड़ा सुविधा भी दे, और हमें भी थोड़ा मिल जाए। हमें मतलब गवर्नमेंट को। इसलिए ये सब चीजें इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है आप हम लोगों के आंखों के सामने। ऐसे अच्छा है फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए, अच्छा है ना? आम आदमी को जितना कम समझ में आएगा उतना अच्छा, टैक्स प्रैक्टिशनर्स का बोलबाला बढ़ेगा। हाँ सर। लेकिन गवर्नमेंट चाहता है कि धीरे धीरे ये सब चीजें जितना सिंपल हो जाए, बिकॉज सिंपल होने से ना पब्लिक ज्यादा टैक्स भरेगा। अब देखो क्या होता है, बट इंडिया में इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड करना या फिर जो भी हो जीएसटी सिंप्लीफाइड करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज वैराइटीज ऑफ पीपल, वैराइटीज ऑफ इनकम ग्रुप, ठीक है? मतलब अगर एक फ्लैट सिस्टम में चलता ना इंडिया, तो ये सब हिसाब किताब बड़ा आसान होता। बट ये फ्लैट पैटर्न इंडिया में काम नहीं करेगा। क्यों बोलो तो? मतलब फ्लैट 30% टैक्स दे दो, फ्लैट 10% टैक्स दे दो, ऐसा काम नहीं करेगा। बिकॉज इसमें रिच को प्रॉब्लम नहीं है, जो रिच या सुपर रिच है उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मेन प्रॉब्लम हो जाएगा देश का 90% पॉपुलेशन जो है ना सर, वो मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, या तो हायर मिडिल या तो लोअर मिडिल। अब ये 90% लोगों को लेके चलना है, और जो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या करना चाहता है, मतलब देश का टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 40% लोग गरीब और लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है? तो ये गरीब और लोअर मिडिल क्लास को लेके गवर्नमेंट को हमेशा कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि इनको प्रेशर ना आए। हाँ, वोट बैंक भी है इतना भी प्रेशर ना दो कि वोट ही ना मिले। और सबसे बड़ा बात, वोट से भी ज्यादा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि सुविधा देना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं ना कि आप इतना प्रेशर क्रिएट कर दो। तो इसलिए भारत का टैक्सिंग सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न में ही बनना पड़ता है। उपाय नहीं है कुछ, कोई चारा नहीं है। अभी तक तो कोई चारा नहीं दिखा। अब देखो धीरे धीरे क्या होता है, जितना डेवलपमेंट बढ़ेगा, जैसे डेवलप कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कंट्री में ना, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब बेसिकली इनइक्वालिटीज कम है, वहां पर कंट्री रन कराना बहुत आसान होता है। टैक्स सिस्टम भी बड़ा आसान होता है, फ्लैट सिस्टम चलता है। भाई 100 रुपया कमाओगे 30 रुपीज दे दो सरकार को, 1000 रुपया कमाओगे 30% दे दो, फ्लैट सिस्टम। मतलब ये बड़ा सिंपल सिस्टम चलता है वहां पर। हाँ, और हमारे देश में कैसे तो प्रोग्रेसिव टैक्स चलता है। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि बड़े आदमी को थोड़ा ज्यादा प्रेशर करो, ठीक है? मतलब रिच क्लास से ज्यादा टैक्स लिया जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। उपाय नहीं है। रॉबिनहुड कल्चर यहाँ पर अप्लाई होता है। रॉबिनहुड क्या करता था? रॉबिनहुड कल्चर में वो बड़े आदमी से, मतलब रिच क्लास से लूटता था और गरीबों में बांटता था। यहाँ पर भी वही चलता है, रिच क्लास से लूटा जाता है और गरीबों में बांटा जाता है। मतलब गवर्नमेंट करता है। कुछ समझ में आ रहा है ऐसा? हेलो, यस सर। कैसा? तो बोलो सर, लीव एनकैशमेंट का कहानी एक बार फिर से याद, एक बार फिर से रिकॉल कर, मतलब समझाता हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, तो फिर टैक्सेबल कितना हो जाएगा? आंसर तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो फिर इसमें से सबसे कम कौन सा हुआ? 70,000। तो फिर टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 1,80,000। मतलब तुमने क्या किया, 2,50,000 जो तुमने रिसीव किया था
लीव एनकैशमेंट जो तुमने रिसीव किया था, ठीक है, वहां से तुम 70,000 को माइनस कर दो, यही आपका एग्जेम्प्टेड वैल्यू होगा। और बाकी अमाउंट जो 1,80,000 है ये आपका चला जाएगा टोटल इनकम पे। मतलब ये जो हमारा কোথায় গেল ये आया मिले গেল এই যে আমাদের লিভ এনক্যাশমেন্ট एरिया दिख रहा है ना सर? हाँ, लीव एनकैशमेंट, दिस इज द लीव एनकैशमेंट एरिया। यहाँ पर अगर आप देखो फुल्ली टैक्सेबल तो आपको पता ही है, अगर आप ड्यूरिंग दी एम्प्लॉयमेंट करते हो जो मिलेगा पूरा टैक्स में डाल दो, और अगर तुम रिटायरमेंट के टाइम पे ले रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो भी हिसाब किताब होगा एग्जेम्पशन अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल ए में शो करके, ठीक है, बाकी ये एग्जेम्पशन में चला गया, दैट इज 70,000 हमारा यहाँ पर आया था, ठीक है, और रिसीव तुमने किया था 2,50,000, तो 2,50,000 से 70 चला गया तो 1,80,000 आ जाएगा तुम्हारा टोटल इनकम। अरे सर बोलो, समझ में आया कि नहीं? सभी को पूछ रहा हूँ, अर्पिता, नंदिनी, बोलो सर, क्लियर है ना कि क्या हो रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखने लायक क्या है सर? सर याद रखने लायक यही चीज है यहाँ पर लीव एनकैशमेंट में, कि आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आप मतलब जो कंपनी है वो कितना बेसिकली लीव दे रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर 40 डेज का लीव दे रहा था, ठीक है, और लीव के हिसाब से अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर वो तो एग्जेम्प्टेड हो सकता है, अगर वो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में ले रहा है तब तो टैक्सेबल है, ठीक है, अगर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में ले रहा है तो फिर टैक्सेबल है, ठीक है। एनकैशमेंट ऑफ लीव ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस तो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और बाकी नॉर्मल केस में देखना पड़ेगा सर कि 40 डेज लीव किस तरह से ले रहा है वो, ठीक है, और उसमें अगर आप देखो कि भाई आपका जो हिसाब है 350 दिन का लीव का क्रेडिट आपको शो कर रहा था, है ना, मतलब एज पर कंपनी पॉलिसी, बट इनकम टैक्स वाले अपना पॉलिसी लगा दिया, बोले भाई नहीं, आपको 350 दिन के हिसाब से क्रेडिट लीव लेने नहीं देंगे। अगर 350 दिन के हिसाब से क्रेडिट लीव का हिसाब होता है तो 163 333 का माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बोलते हैं नहीं आपको तो मैं बस 150 दिन का ही करूंगा, लेकिन ये 150 आया कैसे? टोटल लीव आपको एज पर इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ा और आपने कितना यूज कर लिए उसको माइनस कर दिया, तो आपको क्रेडिट लीव मिल गया, और उसी क्रेडिट लीव के हिसाब से जो अमाउंट होता है वो अमाउंट आपको एग्जेम्पशन के लिए जाएगा, और बाकी अमाउंट आपका अमाउंट रिसीव से लेस हो जाएगा तो ये आपका टैक्सेबल में बैठ जाएगा। सर ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग आराम से मतलब इसके साथ अडेप्ट हो जाओगे। एक काम करते सर, चलो ये सभी सवाल का जवाब एक क्वेश्चन करके समझ में और आएगा, क्या बोलते हो सर? हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखोगे सर? सर आप लिखाओगे तो लिखना तो पड़ेगा, यस चलो सर मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखो। रेडी सर क्वेश्चन लिखने के लिए? ओके लीव एनकैशमेंट का ही क्वेश्चन है तो मैं लिखा के दे रहा हूँ एकदम। अच्छा लिखो सर, आर एन एम्प्लॉय of XYZ Limited, retired service with effect from WEF with effect from 1st of January 2020, huh? After serving for 16 years, कितना दिन सर? 16 साल and 7 months. After serving for 16 years and 7 months, at the time of retirement, he received the sum of rupees 50,000 as
leave encashment for unavailed leave, unavailed leave of 300 days. He was entitled to 40 days लीव। अच्छा, ये कंपनी 40 डेज लीव देगा कि 50 डेज देगा कि 30 डेज देगा, ये कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है। हाँ, ये कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि हमेशा 40 होगा। इस एग्जांपल में 40 मैं लिखा रहा हूँ, डजंट मैटर कि आपको हमेशा 40 देखने को मिले। He was entitled to rupees 40 days leave for each year of completed service. Each year of completed service. He was getting a salary of rupees 5,000 per month at the time of retirement. At the time of retirement, he received increment with effect from WEF with effect from 1st of July 2019. रिटायर कब किया? 20 को ना। हाँ, 1st of July 2019 में उनको इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट विद इफेक्ट ऑफ रुपीज, लिख दो सर, ऑफ रुपीज 500, 500 करके इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, ऑफ रुपीज 500, 1 जुलाई 2019 को इंक्रीमेंट होना। तो आपको क्या पूछता है सर? क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन इज कंप्यूट Sir, previous slide, last एक slide. सेकेंड सर, एक सेकेंड। कंप्यूट अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट, अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। प्रीवियस स्लाइड सर। अगर किसी को हैंडराइटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पूछ लो सर, अगर कोई जगह में कोई दिक्कत है तो भी पूछ लो। कभी कभी तो मुझे अपना हैंडराइटिंग खुद समझ में नहीं आता, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे आदत हो गया है बहुत लोगों को। हो गया सर? बोलो, लिख लिए? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो समझ में आया सर क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? क्वेश्चन ने क्या पूछा? इज दिस क्लियर? सिंपल, बोलो सर, बोलो। लीव एनकैशमेंट का क्वेश्चन है, ट्राई करोगे या मेरे साथ चलोगे? सर जो आपकी मर्जी सर, जिनको खुद से हो सकता है वो ट्राई करे और मेरे साथ मैच करा ले, और जिनको लगता है कि नहीं सर आपके साथ साथ चलेंगे तो चलो सर, मेरे साथ साथ चलो, बट मेरे को थोड़ा हेल्प करना है। हाँ सर, मुझे थोड़ा हेल्प करना है। अच्छा सर, इस क्वेश्चन में मैंने ये जो एम्प्लॉय है ये गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, इसके बारे में मैं कुछ बोला क्या आपको? इस क्वेश्चन में मैंने आपको गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के लिए कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला। तो क्या ना, मानोगे? तो क्या नॉन मानोगे? हाँ सर, गवर्नमेंट होगा तो सिंपल बात है, वो बोल के रखेगा। हाँ,
तो कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल एजम्पशन है ये, ठीक है, नॉर्मल लॉजिक है, नॉन गवर्नमेंट है, और ऐसे नाम सुन के लग रहा है XYZ लिमिटेड, तो मतलब कोई सेल वेल BSNL ऐसे थोड़ी बोला, XYZ लिमिटेड। तो जो भी हो ऐसे एग्जाम में भी XYZ लिमिटेड दे सकता है और ब्रैकेट में बता देगा गवर्नमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो लीव एनकैशमेंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स ये आपको पूछा है, तो सिंपल है, आपको जस्ट आप हेडिंग में सबसे पहले आपके मन में जो जो सवाल हैं वो सवाल आप सबसे पहले क्लैरिटी कीजिए कि भाई गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है ना सर, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट होगा तो खेल अलग हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट होगा तो अलग हो सकता है, जैसे आप लोग सैलरी पेंशन में, पेंशन ग्रेचुइटी में भी इस तरह का देखा। तो नॉन गवर्नमेंट है सेक्शन 10 सबसेक्शन क्या है सर, सेक्शन इसका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 बोलो, अरे बोलो, 10 सबसेक्शन 10 डबल है सर, डबल है, ठीक है, देना जरूरी है सर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डबल है। अच्छा, इसके हिसाब से रूल क्या बताता है? अच्छा, इन्होंने क्या कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस में उठाया या फिर रिटायरमेंट के बाद उठाया? क्वेश्चन क्या बताता है आपको? XYZ लिमिटेड ने जो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट विड्रॉल कर रहा है या जो भी रिसीव कर रहा है, retired service with effect from 1/1/2020 after serving for 16 years and 7 months. At the time of retirement, he received a sum of rupees 50,000 as leave encashment for unavailed leave. Sir, this unavailed leave actually what? This unavailed leave actually credit leave. हाँ सर, जो आपको मैंने एग्जाम्पल कराने के टाइम पे क्रेडिट लीव के नाम से लिखाया था, अनअवेल्ड मतलब अभी अवेल नहीं किया, क्रेडिट है इसका 300 दिन का। He was entitled to 40 days leave for each year of completed service. He was getting a salary of rupees 5,000 per month, ठीक है, 5,000 per month. At the time of retirement, he received increment with effect from 1/7/2019 of rupees 500, ठीक है, compute amount of leave encashment exempt from tax. तो सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रोविजन लिखना है, बस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, और बस लिस्ट ढूंढना है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। देखो सर थोड़ा सिंपल है, किसी का हो गया अभी तक तो मुझे आंसर बताओ। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट में पहला पॉइंट है ए, कितना है सर अमाउंट मैक्सिमम? हेल्प करने बोला था, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मैक्सिमम रुपीज 3 लाख है ना सर, मैक्सिमम रुपीज 3 लाख। सर अमाउंट रिसीव कितना होगा? 50,000। सर अमाउंट रिसीव्ड इज 50,000। थैंक यू सर। ओके सर, पॉइंट सी में बोला था 10 इंटू एवरेज सैलरी, दिस इज द रूल्स। हाँ, 10 इंटू एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके बताना है। तो ये 10 इंटू एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे? सर 10 तो समझ में आ गया, बट हाउ टू कैलकुलेट एवरेज सैलरी हियर? तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा मशक्कत करना होगा थोड़ा सा। तो किस तरह से किया जाए? तो चलो इसका वर्किंग्स कर लेते हैं थोड़ा, 2 मिनट का काम है, फिर भी थोड़ा करके देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओगे सर, जब मैं पॉइंट सी का वर्किंग्स है ना सर, डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है? 1/1/2020, 1 जनवरी 2020 को, 1/1/2020। अच्छा, अगर जनवरी को रिटायर कर रहा है, इसका पिछला 10 महीने में जाना है आपको, प्रीवियस 10 मंथ्स फ्रॉम दिस जनवरी। तो जनवरी से प्रीवियस मंथ क्या है सर? व्हाट इज द प्रीवियस मंथ ऑफ जनवरी? दिसंबर। दिसंबर 19 है ना सर, समझ में आ गया ना? दिसंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, क्या होगा? अगस्त, उसके पहले जुलाई, उससे पहले जून, जून से पहले मई, मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले मार्च। 10 महीना हो गया क्या? सर 10 मंथ्स होगा? Yes, sir. देखो तो एक बार, मैं 10 मंथ से ज्यादा कर लिया क्या? दिसंबर 10 मिनट 1 sir. 2 एक मिनट 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक 10, है एकदम एकदम 10 मंथ सही किया सर। 5,000। अच्छा देखो सर, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ख्याल है सर,
सर जब आप रिटायर कर रहे हो तो आपको कितना सैलरी मिल रहा है? बोलो सर, जल्दी बोलो। 5,000। अच्छा, दिसंबर में आपको कितना सैलरी मिल रहा है? 5,000 नवंबर में? 5,000 अक्टूबर में? 5,000 सितंबर में? 5,000 अगस्त में? 5,000 जुलाई में? 4,500 5,000 वेरी गुड सर। क्वेश्चन में यहाँ पर एक बोला था कि रिसीव्ड इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2019 ऑफ ₹500। इसका मतलब क्या है कि जुलाई मंथ স্যার से ট্যাক্সেবল 27,600 আসছে। हाँ सही है, आंसर सही है, वेरी गुड सर। 500 का जो इंक्रीमेंट हुआ है सर, ये 500 का इंक्रीमेंट उसका 1 जुलाई से हुआ है। उससे पहले उसका 5,000 का सैलरी नहीं था, 500 इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसका मतलब उस टाइम पे उसका सैलरी था 4,500। सिंपल है ना सर? इसीलिए ये एवरेज सैलरी आपके लिए बहुत वाइटल है सर। ठीक है, तो जुलाई में उसको मिल रहा था 4,500 बिकॉज यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है सर। सॉरी, मैंने गलत कर दिया क्या? इसमें 4,500 होगा ना जुलाई में? 4,500 नहीं, ये 5,000 ही होगा जुलाई में। जुलाई 5,000 ही होगा ना? 1,500 नहीं सर, जुलाई में तो इंक्रीमेंट हो गया। जुलाई से ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है उसको, तो फिर जुलाई 5,000 ही तो होगा ना? आप बोल सकते हो कि सर जून में 4,500 होगा ना? है ना सर? हाँ, जून में 4,500 होगा, जून में 4,500 होगा, 4,500। इस यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है एक्चुअली। इसके बाद मई 4,500, अप्रैल ऑल्सो 4,500 एंड मे इज ऑल्सो, मार्च इज ऑल्सो 4,500। तो जस्ट टोटल करो ना सर, बड़ा सिंपल है। 5,000, 1 2 3 4 5, मतलब आप ऐसे कर सकते हो 5K इंटू 5 प्लस 4,500 इंटू 5, है ना? दोनों ही 5 आएगा ना? 1 2 3 4 नहीं, 4 है, ये 4 है और ये 1 2 3 4 5। क्या गड़बड़ हो रहा है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 मतलब 48,000 होगी। 1 2 3 4। सर एक अपने 5,000 को मिक्स नहीं कर नहीं, दिया है, तो वही 6 बार 5,000 होना चाहिए, आपने 5 बार लिखा है। कहाँ पर बोला? तो जून में 5,000 है, मतलब 5,000 into जुलाई है। 6,000। हाँ, मतलब दिसंबर में दिसंबर 5,000, नवंबर हाँ, 5,000, अक्टूबर अक्टूबर 5,000। 5,000। जो सितंबर और अगस्त है ना, वो आपने बीच हाँ, में लिख दिया है। ओ तभी मिस लग रहा है, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या गड़बड़ हो गया। यस, सॉरी सर। तो 5,000 into 6 and 4,500 into 4, प्रेजेंटेशन 48। मिस्टेक। देखा सर, इस तरह का मिस्टेक को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सिली मिस्टेक एंड आल्सो प्रेजेंटेशन मिस्टेक। आप लोग ऐसा मिस्टेक कभी ना करना सर। अच्छा, 30,000 और इसका कितना हो जाएगा चाचा? 16 और 2 18, 18,000। 18,000, 18,000 तो 48। 48,000। वेरी गुड सर। तो ये रहा आपका एवरेज सैलरी। तो एवरेज सैलरी में क्या लिखोगे? 10 इंटू एवरेज सैलरी 48,000। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम काइंड ऑफ कैलकुलेशन आपको ग्रेजुइटी का जो दूसरा वाला है ना, मतलब हाफ वाला जो केस है, उसमें भी सेम टू सेम रूल्स है सर। ठीक है, जो लास्ट दिन आप लोगों को मैं ग्रेजुइटी सिखाया था ना, उसमें देखना एक दोनों रूल्स था, दोनों में से एक रूल्स ऐसा है जिसमें आपको ये सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिलेगा, है ना? आप एक बार चेक करना। अच्छा, मतलब एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने का पैटर्न ही ऐसा है, 10 महीने के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जब रिटायर कर रहा है उससे प्रीवियस 10 ईयर्स के बारे में आपको कैलकुलेट करना है, और उसमें अगर कुछ इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है सैलरी में तो वो हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल बातें हैं बट कई बार पेशेंस के कारण मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अभी मेन बात ही बाकी है, क्रेडिट लीव
इंटू एवरेज सैलरी। अब क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी क्या होगा? क्रेडिट लीव इंटू एवरेज सैलरी का क्या हिसाब करेंगे? इसके लिए क्या करना है, देखना है सर टोटल लीव कितना है नहीं है। हाँ, इसका भी वर्किंग्स में आ जाएंगे। क्रेडिट लीव, टोटल लीव कितना है कंपनी का, ये कि XYZ लिमिटेड का टोटल लीव कितना है सर? 300। 40 डेज करके लीव देता है, 16 साल का सर्विस है सर, तो 16 साल का 40 डेज करके कितना होता है? 16 ईयर सर्विस किया। और कंपनी जो है सर ये देखो দাদা 40 डेज, हाँ बोलो। বলছি ক্রেডিট লিভটা কি 140 আসবে? क्रेडिट लीव यस, इनकम टैक्स के हिसाब से 140। হ্যাঁ হ্যাঁ तो टोटल लीव कितना है कंपनी का? 40 इंटू 16 ईयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड, हाँ फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड हियर, ये रूल्स है, प्रोविजंस है कि आपको यहाँ पर फ्रैक्शन इग्नोर करना है। तो टोटल लीव 40 इंटू 16 करके हो जाएगा आपका 640, है ना। और क्रेडिट कितना है आपका, आपने ऑलरेडी कितना क्रेडिट देख रहे हो एज पर दी क्वेश्चन? 300। तो 640 से 300 हट जाएगा तो यूज निकल जाएगा आपका 340 ना। यस 340 आपका यूज है, मतलब आप यूज कर चुके हो। अब इनकम टैक्स वाले आपको इस क्रेडिट के हिसाब से नहीं प्रोवाइड करेगा सर, इनकम टैक्स वाले आपको 30 डेज के हिसाब से प्रोवाइड करेगा। आप 40-50 कुछ भी दे दो कंपनी को, मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ भी दे दे, बट इनकम टैक्स वाले बोलता है कि हम तो 30 दिन के हिसाब से 16 ईयर्स का कैलकुलेट करना जानते हैं, आप कुछ भी करो। तो 30 डेज इंटू 16 करके 480 होता है, और आप कितना यूज कर चुके हो? 340 का यूज कर चुके हो, तो 480 माइनस 340 इज 140 डेज, है ना। तो आपको जो क्रेडिट का अमाउंट मिलेगा, ठीक है, वो 140 के हिसाब से मिलेगा। तो 140 डिवाइडेड बाई 30, मतलब सिंपल बात है, 30 दिन का एवरेज सैलरी कितना है सर? 30 दिन का एवरेज सैलरी कितना है? ये जो यहाँ पर हुआ है, ये सर ये 4800 होगा कि 48,000 तो टोटल होगा ना। হ্যাঁ দাদা मतलब यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन में लिखना भूल गए होंगे, रुको। ये जो 48,000 है ये तो पूरा साल भर का है, इसको डिवाइडेड बाई 10 करो, और तो इसका क्या हो जाता है 4800 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। ये आपका यहाँ पर शो क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया सर, वही मैं सोच रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। ये 4800 होगा, मतलब एवरेज सैलरी आपका 4800 है, तो टोटल आपका हो जाएगा 48,000, ठीक है। 10 इंटू एवरेज करके ओवरऑल 10 महीने का होगा 48,000, बट एवरेज सैलरी इज 4800। हाँ, तो इनकम टैक्स वाले आपको क्या बोलता है? इनकम टैक्स वाले आपको দাদা बोलते हैं, बोलो। বলছি ডিভাইডেড বাই 10 কেন হলো? 12 হওয়ার কথা তো। नहीं, 10 महीने के हिसाब से होता है सर। ও আচ্ছা एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन 10 मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स का नहीं। यही तो मैं आपको तब से बता रहा हूँ लास्ट क्लास से कि 12 मंथ्स का हिसाब मत कर देना, ठीक है। ये जो रिटायरमेंट के पीछे जो भी एवरेज सैलरी कैलकुलेशन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन 10 मंथ्स, ओके, नॉट बेस्ड ऑन 12 मंथ्स। दिस इज द रूल्स। मैं बोला ना, लॉजिक काम नहीं करेगा इनकम टैक्स में, रूल्स काम करता है। मतलब जो इनर इंस्टिंक्ट कई बार बहुत बार फेलियर हो जाएगा यहाँ पर। कॉमन सेंस में इनकम टैक्स का काम होता नहीं है सर, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करूंगा 12 महीना ही तो लेना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तभी तो रूल्स प्रोविजन, इसीलिए नाम क्या है, टैक्स लॉज, ठीक है। तो इसको 10 मंथ्स का हिसाब है, देखो तभी तो मैं 10 महीना हिसाब किया। दिसंबर से लेके मार्च तक जो आपने जर्नी किया, ये क्या है, ये 12 मंथ्स है कि 10 मंथ्स है? 10 मंथ तो 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 12 महीना नहीं लिया सर। द रूल्स, एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन जब भी करोगे 10 महीने का हिसाब होगा, ठीक है। इसीलिए तो 10 इंटू एवरेज सैलरी 10 महीने के हिसाब से। तो 140, तो यहाँ पर बात क्या हो गया, आपका एवरेज सैलरी आ गया 4800, तो 4800 मंथली है, तो फिर 30 डेज के हिसाब से 140 का जो क्रेडिट का है उसका कितना हो जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, कितना हो रहा है।
22400. 22400. अब आपको देखना होगा, अब आपको ये जो चार है, ये चारों में आप सबको देखना होगा आपको। मैक्सिमम 3 लाख, अमाउंट रिसीव 50,000, 10 into एवरेज सैलरी 48,000 एंड क्रेडिट लीव into एवरेज सैलरी 22,400. 22,400 ना, अभी तो कैलकुलेट किया है ना सर? 22,400. तो अब बताओ सर, इनमें से सबसे सस्ता मतलब सबसे लीस्ट कौन सा है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 22400. 22400. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल? Exempted. ये एग्जेम्प्टेड किस अमाउंट से करोगे? 50,000. मतलब ये इसका एग्जेम्पशन जो होगा, ये आपने जितना अमाउंट रिसीव किया वहां से होगा। तो ये अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करोगे तो आपको टैक्सेबल मिलेगा। ठीक है, दिस इज एग्जेम्प्ट, बट दिस एग्जेम्प्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम अमाउंट रिसीव्ड, देन यू विल गेट टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। सो आपको जो पूछा गया था, जो आंसर आपको देना है एक्चुअली, दैट इज आपको यहाँ पर दो आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितना है? 22400. Yes, exempted equals to 22400 and taxable equals to 50,000 taxable. minus Yes, बोल। 22400, 27,600. Yes, 50,000 जो अमाउंट रिसीव आपने किया माइनस 22,400, सो 27,600 ये आपका टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट का आंसर। और ये टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है सर? हाँ, इसको क्या करेंगे, खाएंगे या सर पे लगाएंगे? नहीं सर, ना तो खाना है ना सर पे लगाना है। क्या कर रहा है ये, कहाँ से आ जाता है बीच बीच में, टपक जाता है। इसको ये जो सैलरी का जो शीट है, सैलरी का जो प्रोफार्मा है, उसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें आपका लीव एनकैशमेंट आउटसाइड में टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, मतलब मेन सैलरी कैलकुलेशन का पार्ट बन जाएगा। कौन सा अमाउंट? टैक्सेबल अमाउंट। एग्जेम्पशन अमाउंट हट गया, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इनकम टैक्स वालों ने आपको थोड़ा सा छूट दे दिया, बस। बोलो सर, समझ में आया लीव एनकैशमेंट? यही है। अरे बोलो सर, सबको पूछ रहा हूँ, Yes, क्लियर sir. है कि नहीं? नील बोला हाँ, ओके नील। बाकी अर्पिता, नंदिनी, आप लोग क्या चुप हो? शुभश्री बोलो सर, बोलो। प्रिया, क्लियर है ना सबको? हाँ सर, Yes, क्लियर। तो ये रहा लीव एनकैशमेंट की कहानी। सर कहानी तो खत्म ही नहीं होता। हाँ सर, कहानी खत्म होगा नहीं, क्योंकि कहानी, ये जो टैक्स की कहानी है ना, अब देखना आप, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओगे, आप सीएस बन जाओगे, तब भी आपको लगेगा अरे बाप रे और भी कहानी, बिकॉज हर साल सरकार न्यू न्यू कहानी बनाता रहता है, जानते हो ना, कुछ ना कुछ कहानी खत्म ही नहीं होगा। मतलब इस तरह का सब्जेक्ट, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर साल नया नया कहानी गवर्नमेंट लाता रहता है, और आपको हर कहानी के साथ क्या करना होगा, एडप्ट होना होगा। ठीक है, ऐसे मेन चीजें सेम ही रहता है, बट फिर भी गवर्नमेंट को कभी लगता है कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन को 30,000 किया जाए। कभी स्टैंडर्ड डिडक्शन एक टाइम पे होता ही नहीं था। ठीक है, हम लोग जब पढ़ाई करते थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में कुछ नहीं होता था। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का रूल आया, फिर 50,000 का रूल आ गया। अब सरकार का मर्जी, ये जो 20 लाख का ग्रेचुइटी में मैक्सिमम लिमिट कर दिया, एक जमाने में 3 लाख 5 लाख हुआ करता था। तो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट को लगेगा तो वो इंक्रीज कर देगा, गवर्नमेंट को लगेगा तो डिक्रीज कर देगा। जैसा जैसा मतलब सिस्टम बनेगा वैसा वैसा आपको भी सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली टैक्स की कहानी खत्म नहीं होने वाला है सर, बस आपको इसका टेक्निक के साथ हमेशा हमेशा एडप्ट होना पड़ेगा। ओके, चलो तो सर फटाफट मेरा कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। कुछ क्वेश्चन मतलब हाँ, क्वेश्चन आप ऐसे लिख के रख सकते हो। सीए का क्वेश्चन है, सीए मीन्स चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ठीक है,
₹100 per month per child. ओके, ₹100 per month per child. मैक्सिमम कितना बच्चा? मैक्सिमम 2 बच्चा. यस, ये एग्जाम्पशन नॉर्मली मिलता है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चा. तो जस्ट मुझे फटाफट बताओ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किसी को मिल रहा है, उसमें से आपको एग्जेम्प्टेड फाइंड आउट करना है, ठीक है, और आपको टैक्सेबल बताना है. ये क्वेश्चन है आपको. जैसे मानो 2 बच्चा है, एक का नाम है टूनू, एक का नाम है मुनू, ठीक है, टूनू मुनू. अगर आप में से किसी का ऐसा नाम हो जाए तो खुद ही मन में हंस लेना, ऐसा नाम होता है ना, टूनू मुनू, हाँ ऐसा बहुत नाम होता है. तो टूनू और मुनू 2 बच्चा है, उनका पेरेंट्स जो है उनके नाम पे एजुकेशन अलाउंस टूनू को मिल रहा है 150 और मुनू को मिल रहा है 75. दोनों को मिला के टोटल मिल रहा है 225. अब आपको बताना है कि एग्जेम्प्टेड में कितना जाएगा, टैक्सेबल में कितना जाएगा. টুনুর হচ্ছে 100 আর মুনুর 75। रोशनी ने बताया टूनू को 100 एग्जेम्पशन होगा और मुनू को 75 एग्जेम्प्टेड होगा. तो अल्टीमेटली टैक्सेबल कितना हो जाएगा पेरेंट्स के हैंड पे? 175। এই সরি टैक्सेबल সরি एग्जेम्प्टेड, हाँ बोलो. 50 হবে 50 टैक्सेबल. टैक्सेबल। टैक्सेबल 50 मतलब ये टूनू का 150 है और एग्जेम्प्टेड 100 है, तो ये टैक्सेबल में इसका 50 और मुनू का 75, एग्जेम्प्टेड आल्सो 75, सो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा नील, ठीक है, सॉरी टैक्सेबल हो जाएगा नील. तो अल्टीमेटली टोटल टैक्सेबल हो जाएगा 50 और एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 175. समझ में आया सर क्वेश्चन? ये क्लियर है रे? इस तरह का और भी क्वेश्चन करेंगे. यस सर. ओके चलो देखते हैं सर आप लोग कितना अच्छा जवाब दे पाते हो. सभी का सही होना चाहिए बिकॉज एग्जाम ये सब प्रोविजंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं. अनदर CEA exempted taxable. अच्छा, इसमें सीनू, मीनू, झीनू, सर ये सब नाम कहाँ से लाते हो? पता नहीं सर, ऐसे ही मन में आ रहा है. सीनू, मीनू, झीनू. सर सीनू को मिला है 150, मीनू को मिला है 50 और झीनू को मिला है 80. बताओ सर एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल क्या करें पेरेंट्स के हाथ पे? ফার্স্ট এরটা 100 হবে ওকে, আর লাস্ট এরটা হবে 80 আর মাঝখানেরটা নেবে না, দুজনেই তো পায়। बीच वाले को छोड़ देंगे तो क्यों मीनू मीनू में 50 ले लेते? না ওটা তো অ্যামাউন্টটা কম আছে, এক্সামটা তো कम পাবে। हाय शाबाश, वेरी गुड सर. देखो सर, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा पकड़े कि ये जो तीनों बच्चा है ना, बट क्या तीनों बच्चे का एग्जेम्पशन मिलेगा आपको? हाँ सर, नो सर। है ना, मैक्सिमम 2 बच्चे को एग्जेम्पशन मिलेगा, है ना. तो 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2, ये भी बात ध्यान में रहना है. तो सीनू को 150 मिल रहा है, अच्छा है, बट मैक्सिमम 100 ही तो एग्जेम्प्टेड है ना, तो बाकी 50 सीनू का एग्जाम टैक्सेबल हो जाएगा. मीनू को 50 मिल रहा है और झीनू को 80 मिल रहा है. मीनू को 50, झीनू को 80. अब बात क्या है कि मीनू 50 मिल रहा है, झीनू को 80 मिल रहा है, लेकिन आप कौन सा एग्जेम्पशन लेना चाहोगे? 100 तो आपको मिलता ही है ना मैक्सिमम, तो मीनू का लोगे कि झीनू का लोगे? किसी का भी नहीं आएगा इसमें। हाँ, किसी का भी नहीं आएगा क्यों नहीं? तो 100 से कम है दोनों ही। नहीं सर, 100 से कम है, बट आप तो 100 तक ले सकते हो ना. रूल हाँ। क्या है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, है ना, मैक्सिमम 2 चाइल्ड. तो अगर 100 से मैक्सिमम 100 तक तो आप कुछ भी एग्जाम्पशन ले सकते हो. 100 से ऊपर वाला एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, बट 100 मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अप टू 100 कुछ भी ले सकते हो आप. मतलब अगर 50 का मिले, 80 का मिले, 70 का मिले, नो प्रॉब्लम.
नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है सर? मतलब Yes, sir. अगर आपको 100 एग्जेम्पशन देता है तो 80 देने में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है, 50 देने में क्या प्रॉब्लम है, बट आपको मैक्सिमम 2 बच्चे तक ही लेने को मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना है। 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम, बट अगर किसी को 100 नहीं मिलता तो क्या वो 100 जबरदस्ती लाएगा? जैसे मीनू को 50 मिलता है, जीनू को 80 मिलता है एजुकेशन अलायंस, तो वो 100 नहीं ले सकता यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपका 3 बच्चा है, आपको 3 बच्चे में से जिसका बेनिफिट, जिसका एग्जेम्पशन अमाउंट ज्यादा होगा वही वाला अमाउंट एग्जेम्पशन में ले लेना, है ना? तो मीनू और झीनू में से अगर चूज करना है तो टैक्स, मतलब ये बेसिकली टैक्स प्लानिंग है। तो आप क्या करोगे, जिस बच्चे का अमाउंट आप मैक्सिमम एग्जेम्पशन में ले सकते हो आप उसी को लेना है आपको। तो इसीलिए मीनू को यहाँ छोड़ दीजिएगा और झीनू का 80 ले लेना है। क्यों? बिकॉज झीनू से एग्जेम्पशन 80 मिलेगा। आपके लिए कौन सा अच्छा है, एग्जेम्पशन ज्यादा पाना अच्छा है कि एग्जेम्पशन कम पाना अच्छा है? अरे बोलो, जी। एग्जेम्पशन ज्यादा मिले तो अच्छा है ना आपको, तो आपका टैक्सेबिलिटी कम हो जाएगा। तो सीनू का तो आप लेना ही है, 150 से 100 मिल रहा है तो आप छोड़ोगे थोड़ी इसको, तो 150 से 100 तो आप ले ही लोगे, ठीक है? तो 50 टैक्सेबल हो गया। मीनू का कुछ नहीं करना है, मीनू का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जीनू का 80 पूरा निकाल दो। तो फिर अल्टीमेटली आपका टैक्सेबिलिटी इधर हो गया 100, इधर हो गया एग्जेम्प्टेड हो गया 180, और टोटल आपने कितना मिला था आपको, 150, 50 और 80 का कितना हो जाएगा सर? 280 क्या? यस, 280। ऐसे ऐसे भी देख सकते हो आप, 180 और 100। लेकिन अगर अगर आप मीनू को ले लेते, अगर आप मीनू को एग्जेम्प्ट करते तो क्या होता सर? एक बार सोचो तो, अगर आप मीनू को एग्जेम्प्ट करते तो क्या होता? आप यहाँ पर मीनू को जीनू का 50 80 रुपीज टैक्सेबल हो जाता। हाँ सर, तब आपको झीनू का, मतलब ये 50 इधर आ जाता और यहाँ से ये 50 हट जाता, तो यहाँ पर आपको ये 80 आप इधर नहीं शो कर पाते, ये इधर आ जाता, तो आपका टैक्सेबल हो जाता 130 इंस्टेड ऑफ 100। समझ में आया सर? क्लियर है ना सर? बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो, अभी फिर से बताऊंगा कि क्यों सर मीनू को छोड़ के क्यों झीनू को लिया गया। और मीनू का लेने से आपका एक्चुअली टैक्सेबिलिटी ज्यादा हो जाता झीनू का लेने से। मतलब अगर आप झीनू को एग्जेम्प्ट ना करके, अगर आप मीनू को एग्जेम्प्ट कर देते 50 का, तो फिर ऑटोमेटिक आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो जाता। तो आप क्या चाहोगे एज ए टैक्स प्लानर या फिर एज ए टैक्स पेयर, आप टैक्स लायबिलिटी बढ़ाना चाहोगे कि कम करना चाहोगे? सर कमाते कम। चाहिए। तो सिंपल बात है, तो 100 टैक्स देने की जगह आप 130 टैक्स थोड़ी ना देने जाओगे, 130 नहीं, आप 100 देना पसंद करोगे। एग्जैक्टली, इसलिए आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट इधर ज्यादा हो गया। अगर आप यहाँ 50 लेते और 80 को हटा देते तो आपका एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या हो जाता, 150 हो जाता, है ना? तो ऐसा कौन बोका करेगा सर, है ना? तो ये थोड़ा सा मतलब प्रोविजन में रह के चालाकी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चालाकी गवर्नमेंट करने का मौका आपको देता है, ठीक है? ऐसा नॉट जस्ट इन दिस केस, आपको आगे आगे ऐसा और भी बहुत सारा केसेस दिखेगा कि जिसमें आपको बेनिफिट है आप वो लो सर, उसमें कोई मतलब आपको मना नहीं करता। ये तो सैलरी चैप्टर है, आप बीपी में जाओगे ना, तो जब आपको बीपी पढ़ाऊंगा तो आपको देखना वहां पर कितना सारा और डिटेल्स मिल रहा है आपको, ठीक है? कि जिसमें बेनिफिट ज्यादा आप उसमें जाओ, अदर सोर्स में देखने को मिलता है, आपको कैपिटल गेन में देखने को मिलता है, जो बेनिफिट आपको ज्यादा दिखे प्रोविजन में रह गए आप बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको किस में बेनिफिट हो रहा है, उतना प्रोविजन का नॉलेज आपको होना चाहिए, या फिर जो टैक्स प्लानर के पास आप जा रहे हो उनको पता होना चाहिए, ठीक है? और एक क्वेश्चन लिखो सर। ए अर्पिता, नंदिनी, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर, ओके। अच्छा, विशाल, विशाल का आवाज नहीं आ रहा है। विशाल क्लियर हो रहा है ना बाबू? यस सर। चलो और एक क्वेश्चन करो फटाफट सर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस 4800, ओके। आपको जस्ट इतना बोला है क्वेश्चन में फॉर 3 चिल्ड्रन। एक्चुअली ये सब ना बिग क्वेश्चन का पार्ट भी होता है, ठीक है? और कई कबार अगर एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया तो आपको वैसे भी देना पड़ेगा जवाब। 4800 मिल रहा है फॉर 3 चिल्ड्रन, ठीक है? तो जस्ट दे आस्क यू टैक्सेबल बताओ। टैक्सेबल बताओ,
क्वेश्चन में देके रखा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 4800 फॉर 3 चिल्ड्रन एंड देयर क्वेश्चन इज टैक्सेबल CA. Sir, 2400 25 for 24. वेरी गुड सर. देखो 4800 आप रिसीव कर रहे हो और रूल्स क्या बताते हैं आपको, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2, है ना. तो मंथली हिसाब से 100 इंटू 2 इंटू 12 महीने का 12. ओके, तो 4800 से 2400 चला गया तो बचता कितना है 2400. दिस इज द टैक्सेबल. और 2400 क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड. क्लियर है ना. यस हो सर. गया. ओके सर. नेक्स्ट 150 पर मंथ पर चाइल्ड, ब्रैकेट में दे दिया 3 चिल्ड्रन. अब बताओ 150 पर मंथ पर चाइल्ड, ब्रैकेट में बताया 3 चिल्ड्रन. बताना सर क्या करें, मतलब टैक्सेबल बताना है आपको, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड. टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड दोनों बताओ. $150 per month per child, 3 children. Taxable 600, exempted 1200. Taxable 600 और exempted 1200. Exempted 1200. क्या सब एग्री करते हो क्या? चौथा ने बताया टैक्सेबल 600 होगा और एग्जेम्प्टेड 1200 होगा. आप लोगों का क्या जवाब है सर? सेम. सर exempted तो 2400 होगा. अच्छा, सर हाँ एग्जेम्प्टेड 2400 दूसरा आंसर आ रहा है. हाँ बोलो सर. टैक्सेबल 3000 है क्या? टैक्सेबल 3000 है क्या, अनदर आंसर. अच्छा, Sir, taxable 3000 और exempt 2400. अच्छा मैक्सिमम मेरे को यही जवाब मिल रहा है कि टैक्सेबल 3000, एग्जेम्प्टेड 2400. मुझे भी लग रहा है सर 3000 और 2400 वाला ही सही है, पर फिर भी एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ. चलो देखते हैं सर. 150 करके 150 करके आपको कितना मिल रहा है, 3 बच्चे का 12 महीने का. इससे आपको माइनस कितना करना है, 100 करके 2 बच्चे का 12 महीने का. तो सिंपल है, 150 इंटू 3 इंटू 12, तो ये आपका हो जाएगा 5400 और ये आपका हो जाता है 2400. सो टैक्सेबल आपका हो जाता है 3000 और एग्जेम्प्टेड आपका हो जाएगा कितना, ऑब्वियसली 2400. तो था क्या गड़बड़ कर दिया था तू? স্যার 150 তো পার মান্থ বলেছে 3 চিলড্রেন, তাহলে তো স্যার 50 করে হচ্ছে না পার চিলড্রেন. क्वेश्चन देख क्या बोला, 150 पर मंथ. ओ अच्छा, एक सेकंड. पर 150 पर मंथ, मैं पर चाइल्ड भी बोला था, तो मैं बोला था तो पर मंथ पर चाइल्ड. मेरा क्वेश्चन सही है. স্যার স্ল্যাশ দেয়া রয়েছে ওই জন্য বললাম. हाँ तो ये तो स्लैश का मतलब क्या होता है, पर होता है ना. अरे स्लैश का मतलब तो पर होता है, पर मंथ पर चाइल्ड. इसको तो स्लैश से हम लोग देते हैं ना, पर मंथ को ऐसे करके बोलते. तो पर मंथ मैंने यहाँ पर PM लिखा, but दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पर चाइल्ड. 150 स्लैश चाइल्ड मतलब क्या, पर चाइल्ड. अगर तू जैसे पूछा, मैं समझ गया तेरा, तो क्या बोल रहे हैं. चलो তাহলে তো স্যার ঠিকই আছে. हाँ, अब चौथा जैसे बोल रहे हैं, चौथा वाला एग्जाम्पल करो. चौथा जैसे एग्जाम्पल तो क्वेश्चन में बता रहा है ना सर, चौथा वाला करो आप लोग. CA बोल के रखा 150 पर मंथ. ओके, 150 पर मंथ और जस्ट आपको ब्रैकेट में देके रखा 3 चिल्ड्रन. पर चाइल्ड नहीं बोला, सिर्फ बोला 150 पर मंथ.
अगर ये स्लैश हटा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 150 पर मंथ, पर चाइल्ड नहीं बोला सर। क्या होगा आप लोगों का आंसर बताओ? ट्राई कर रहे हैं ना सर? किसी का जवाब नहीं मिला अभी तक? बोलो। सर बोलो। टैक्सेबल 600, टैक्सेबल 600 और एग्जेम्प्टेड 1200। 1200। अच्छा चलो देखते हैं। देखो सर, जब तुम्हें पर चाइल्ड नहीं बताएगा तुम क्या करोगे, जितना मिलेगा डिवाइडेड बाई उतना चिल्ड्रन कर दोगे, है ना। तो 150 अगर तुमको मिल रहा है तो 3 चिल्ड्रन है तुम्हारा, तो 150 बाई 3 करके पर चिल्ड्रन कितना हो जाएगा सर? 50 करके। पर चिल्ड्रन का 50 रुपया करके हो जाएगा। तो सीए कितना हो जाएगा आपका? 150 करके 12 महीने का सीए आपका, है ना। टोटल मिल रहा है आपको, तो टोटल आपको मिल रहा है 1800 का। तो एग्जाम कितना हो जाएगा आपको? आपका एग्जामेशन कितना हो जाएगा? आपका एग्जामेशन हो जाएगा 50 करके 2 बच्चे का 12 महीने का, कितना हो जाता है? कितना हो जाएगा? 1200। 1200। तो this is 1800, this is 1200 exemption and taxable amount is 600। चौथा एक्चुअली लास्ट वाला क्वेश्चन को ऐसा इंटरप्रिटेशन कर लिया था, बट चौथा गड़बड़ हो गया था सर, बिकॉज पर चाइल्ड बोलेगा ना আমি क्वेश्चन। লিখেছি ভুল ওই জন্য। समझ गया मैं, ठीक है, इसीलिए बोला, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया था। ठीक है, तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन आ सकता है, इसीलिए मतलब सिंपल सा सवाल है, बट कई बार इसी तरह सिंपल सिंपल चीजों में हम लोग फंस जाते हैं, टफ चीज करके निकल के आ जाते हैं, बट सिंपल चीज में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया एक बार आप लोगों को। जैसे कभी भी कोई भी, नॉट जस्ट इन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाहे कोई भी और अलाउंस हो, ठीक है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के करना सर। हाँ, ऐसे तो हर चीज को इस तरह से करना नामुमकिन हो जाएगा। सिर्फ मतलब एक एक सेक्शन में ही आपको 100 एग्जाम्पल कराना पड़ेगा। कई बार आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना। अच्छा, फिर ये पर मंथ का है कि पर चाइल्ड का है, क्या है, टोटल है, व्हाटएवर जो भी है, उसको उस हिसाब से एक समझदारी से काम लेना है। ठीक है, ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट अब क्या करें? अच्छा चलो, कुछ सवाल है, करते हैं। वेराइटी सवाल है, थोड़ा एचआरए का कुछ क्वेश्चन है, मेरे को करवाना था, आप लोगों को पहले भी बोला था। एचआरए को लेके ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस समझा के रखा था, तभी थोड़ा करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो चलो सर, क्वेश्चन लिखो। अच्छा, मिस्टर एक्स who is posted in Delhi, posted in Delhi, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं दिल्ली, है ना। पोस्टेड हिंदी में भी बोलते हैं सर दिल्ली, एक्चुअली दिल्ली है, ये ब्रिटिश लोग दिल्ली नाम कर दिया। who is posted in Delhi but resides in Noida। ठीक है, posted in Delhi but resides in Noida, gets rupees 60,000 per annum as basic pay, as basic pay। He gets rupees 9,000 per annum as HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, as HRA, though
he pays 12,000 per annum as rent during previous year 1920, ठीक है। He received ₹5,000 as advance salary of April 2019. Calculate the exemption अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन क्या होगा, HRA का सेक्शन याद है क्या, 13A है ना, कोई बोलने जा रहा था, वेरी गुड सर, पर मैं बोल दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A याद रखना सर, ये सब सेक्शन याद रखना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन क्लियर है सर, क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ सर। मिस्टर एक्स who posted in Delhi but resides in Noida gets rupees 60,000 per annum as basic pay. He gets rupees 9,000 per annum as HRA, though he pays 12,000, ये दो है, he pays 12,000 per annum as rent during PY 1920. He received 5,000 as advance salary of April 2019. Calculate the exemption under section 10 section 13A. Assessment year क्या है आपका 2021। बोलो सर, HRA का क्वेश्चन है, HRA का प्रोविजन एक बार याद करो, कॉपी में चेक करो जरूरत पड़ने से, HRA का प्रोविजन जरूरत पड़ने से कॉपी में चेक करो, मैं लिखा के रखा आप लोगों को, या फिर प्रोफार्मा में चेक करो, प्रोफार्मा में भी लिखा के रखा है, एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी करवाया था उस टाइम पे। बताओ क्या बोलता है HRA का सेक्शन प्रोविजन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है, क्या होता है, जितना HRA एक्चुअली रिसीव करोगे वहां से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलेवेंट पीरियड करना है, 50% ऑफ सैलरी इफ एकोमोडेशन इज इन लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, और 40% ऑफ सैलरी इन एनी अदर सिटी फॉर द रेलेवेंट पीरियड। जो भी एक्चुअल HRA रिसीव करोगे वहां से बाकी अमाउंट जो है उसको माइनस करना है, ये जो बाकी तीन जो अमाउंट है बेसिकली लिस्ट जो है, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में से जो सबसे सस्ता होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, जितना आप HRA रिसीव करोगे वहां से, ठीक है, तो इस अमाउंट से लीस्ट लेस करके जो अमाउंट होगा वो आपका आएगा, सिंपल यही काम है सर, बस आपको ये फॉलो करना है क्वेश्चन से। समझ में आया कि नहीं, पूरा आ गया सर समझ में, बस आंसर बताओ, जवाब की देरी है, बाकी सब तो एकदम रेडी सर 3000 टैक्सेबल, 3000 टैक्सेबल मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर है, फिर भी एक बार मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले HRA है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A का पार्ट है, HRA रिसीव मतलब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग ना, आपको ऐसे लिखना चाहिए फटाफट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अब ये लिस्ट में थोड़ा मेहनत, ओहो एक सेकेंड से रुको, जगह शॉर्ट हो जाएगा, ये अब लोग रब मत करो, ये मेरे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करता तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता, नहीं तो दूसरा पेज चला जाएगा, ठीक है, मैं बस उसको फिर से वहीं पर करूंगा, बस थोड़ा सा। HRA है
सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए का पार्ट है और लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग चाहिए हमें। पॉइंट ए में क्या आएगा सर? और पिता बोल, नंदिनी तुम लोग चुप क्यों हो, बोलो, हेल्प करो सर। HRA रिसीव्ड, पॉइंट ए क्या है? Sir, actually received. HRA रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड ना, HRA रिसीव्ड या फिर HRA एक्चुअली रिसीव्ड, ऐसे भी बोल सकते हो। यस, HRA रिसीव्ड या एक्चुअली रिसीव्ड, HRA एक्चुअली, ठीक है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, है ना। और पॉइंट सी क्या आएगा? 50% और 40% ऑफ सैलरी, इसमें 50 किस में आएगा? अगर वो रेंट कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, DMC के। अच्छा है ना, DMC के, याद रहेगा, DMC के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। या फिर आप जो भी इच्छा है कर सकते हो, KMDC, जो बोलना है बोलो। फिर कोई बोल देगा कैलकाटा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट, ऐसा करके याद रख लेगा, ऐसा मत करना, हाँ, KMD बोल के, ठीक है। तो 50% और 40% ऑफ सैलरी। अच्छा, इसमें क्या होगा अभी? लीस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बताओ क्या क्या हो जाएगा हमारा? पॉइंट ए में ये रूल लिखाया एक बार आप लोगों को। HRA कितना रिसीव किया, बोलो? कितना रिसीव किया HRA, बोलो ना सर। 9,000 हाँ, 9,000 9,000, ओके, वेरी गुड सर, 9,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, इसका क्या करे कलिया, बोलो, इसका क्या करे? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कितना रेंट पे करता है वो? क्वेश्चन चेक करके बताओ। हाँ सर, 12,000. 12,000, वेरी गुड सर। वो रेंट पे करता है 12,000, और 10% ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे? सैलरी मतलब व्हाट? यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस DA प्लस कॉट। हाँ सर, बेसिक प्लस DA प्लस कॉट, ये सैलरी का मतलब है। इसमें इन्होंने कितना सैलरी मिला इनको? 60,000। बाकी DA कॉट के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो जो बेसिक है वही है। तो 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा फिर? 6,000 6,000। तो क्या करेंगे? 10% ऑफ सैलरी मतलब 10% ऑफ 60,000। तो 12,000 से 6 कितना जाएगा? 6,000। तो फिर बचता कितना है? 6,000। 6,000 और 50% लेंगे कि 40% लेंगे? 40%. 50%. 40%. 50 या 40? 40% 40% होगा. जो लोग 50 के साथ हो वो लोग क्यों 50 बोल रहे हो, बोलो? Who are with 50%, रीजन दिखाओ क्यों 50? दिल्ली Sir, के कारण दिल्लीते सर। पोस्ट. सर থাকে কোথায়? ও স্যার দিল্লিতেই নয়ডা। থাকে, নয় ঘরটা ভাড়া কোথায় নিয়েছে? নয়ডা. নয়ডা কোথায় আছে? নয়ডা, নয়ডা ইজ দিল্লি. ইন দিল্লি? नो सर, नोएडा इज नॉट इन दिल्ली। नोएडा उत्तर प्रदेश का पार्ट है ना सर? देखा ना है सर, ना। बोला ना आपको कि आप लोगों को थोड़ा जियोग्राफी सही करना पड़ेगा सर। देश के बारे में थोड़ा नॉलेज गैदर करना बहुत जरूरी है। नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश, नोएडा दिल्ली में नहीं आता। ये देखो, ये रहा दिल्ली, ठीक है, और ये रहा नोएडा, देख पा रहे हो सर? ठीक है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है, और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। मतलब ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर ये नहीं आता।
जो बेसिकली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट बोलो या फिर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये नोएडा इज नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली, तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। नोएडा इज अ डिफरेंट सिटी, बट हाँ दिल्ली से नोएडा मेट्रो चलता है ना, चलता है ना दिल्ली नोएडा मेट्रो। इवन इधर गुड़गांव भी है, कहाँ गया गुड़गांव, गुड़गांव आ जाएगा, वो भी अलग है सर। गुड़गांव इज ऑल्सो नॉट इन दिल्ली, ये हरियाणा के अंदर आता है, हरियाणा गुड़गांव इधर आएगा, ये नजफगढ़ की तरफ जा रहा होगा शायद मुझे अभी मैप में नहीं मिल रहा है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर जैसे दिल्ली, इसको एक्चुअली ओवरऑल बोला जाता है दिल्ली एनसीआर कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन, बट अगर प्रॉपरली देखा जाए तो दिल्ली अलग नोएडा अलग, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 50% नहीं, क्या ट्रीट होगा 40%। वेरी गुड सर, जो लोग 40% समझ गए थे, वेरी गुड सर। और यहाँ पे जो रेंट पेड है वो पर एनम है और सैलरी वो पर मंथ है, तो हाँ सर इसका बोलो। कुछ सर जो यहाँ पे रेंट पेड है वो पर हाँ एनम के हिसाब से है हाँ, और सैलरी जो है वो पर मंथ के हिसाब से है। क्वेश्चन में ऐसे ही तो बोला क्या? हाँ, देखो एक बार क्वेश्चन देखो क्या बोला। मिस्टर एक्स इज पोस्टेड इन दिल्ली बट रिसाइड्स इन नोएडा, गेट्स ₹60,000 per annum as basic pay. He gets ₹9,000 per annum as HRA, though he pays 12,000 per annum as rent. सब तो एनम में ही दिया हुआ है सर। वो मैंने पर मंथ कर दिया है Oh, 60,000 को। नहीं सब तो एनम में ही है सर, एवरीथिंग इज पर एनम, ठीक है। दादा ओके हाँ सर। बोल। मुझे टैक्सेबल 3000 exempted 6000। यस सही है, सब कुछ एनम में ही दिया हुआ है ना। चेंज कर लो सर, अगर किसी ने बाई चांस मिस्टेकली कर दिया तो चेंज कर लो। क्वेश्चन ध्यान रखना सर इस तरह का, ठीक है। और तो सर 40 एडवांस सैलरी ये इसका कुछ हाँ उसका क्या करे सर, वेरी गुड, वेट करो आते हैं। 40% सैलरी, 40% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा रे? 40% ऑफ 60,000, 24,000। 24,000 तो फिर हिसाब जो आ जाता है, अच्छा इसमें से सबसे सस्ता कौन है, मतलब लीस्ट कौन है? 6000 6,000, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, exempted। तो बाकी अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल। तो फिर आपका सिंपल आंसर आएगा सर, एग्जेम्प्ट इक्वल्स टू 6,000, ठीक है, और टैक्सेबल इक्वल्स टू 9,000 माइनस 6,000, है ना। जो आप एक्चुअली एचआरए रिसीव कर रहे हो यहाँ से माइनस होता है 3,000। ये आपका सैलरी शीट का पार्ट बनेगा, है ना। ये जो 3,000 है ये आपका सैलरी शीट का पार्ट बनेगा, प्रोफार्मा का पार्ट बनेगा, टोटल सैलरी का जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब सवाल यह है, क्वेश्चन में सर एक पॉइंट बोला है कि उनको एडवांस सैलरी मिला है ना। कहाँ चला गया, किधर चला गया? क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला सर, देखो बोलता है कि ही रिसीव ₹5,000 एज एडवांस सैलरी ऑफ अप्रैल 2019, ठीक है। एडवांस सैलरी मिला है अप्रैल 2019 में। तो क्या इस एडवांस सैलरी को क्या हम लोग 40% ऑफ सैलरी के अंदर इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, इसको बस सैलरी शीट में शो करना है, इसको बस सैलरी शीट में शो करना है, बिकॉज ये टैक्सेबल सैलरी में आता है, प्योरली टैक्सेबल सैलरी में आता है। आप एडवांस सैलरी रिसीव करो या फिर मतलब ड्यू सैलरी रिसीव करो, ये एडवांस सैलरी की सब आपका सैलरी शीट में आएगा। मतलब हम लोग अभी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा उसका यूज कहाँ करना है। तो चलो सर सैलरी शीट बना लेते हैं एक बार। ये ऐसे सैलरी शीट जो अभी बना रहे हैं सर, ये सब স্যার अभी যদি এটা আরো কোনো প্রিভিয়াস ইয়ারের হতো তাহলেও কি অ্যাড হতো? কারণ এটা তো স্যার ऑब्वियसली 1920 বলে তাই হচ্ছে। हाँ, मतलब बेसिकली तुम 19 मतलब तुम एडवांस सैलरी रिसीव कर रहे हो 2019 के अप्रैल में, मतलब सामने मिलना था बट पहले मिल जा रहा है, ठीक है। बेसिकली तुम एडवांस रिसीव कर रहे हो, तो एडवांस रिसीव करना भी तो टैक्सेबल ही होता है ना सर। एडवांस का मतलब क्या है कि बाद में मिलना था अभी मिल जा रहा है, यही है ना मतलब इसका, बोलता था।
রিসিভ হ্যাঁ রুপিস হ্যাঁ স্যার, আমি সেটা বলছিলাম। বলছি স্যার, যদি ডিউ আরো পুরনো কোনো প্রিভিয়াস ইয়ারে থাকে তাহলে সেটাও কি এই ইয়ারে অ্যাড হয়ে যাবে যদি দেয়? সেটা देखते হবে कि मतलब वो देखना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ तेरा सवाल कि अगर कोई पुराना ड्यू अमाउंट है बाद में मिल रहा है, उसमें देखना पड़ता है सर कि क्या वो पुराना अमाउंट पहले टैक्सेबल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है तो अभी ऐड हो जाएगा, अगर पहले ऐड नहीं हुआ है तो अभी ऐड होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बता के रखता है कि ये पहले टैक्सेबल में कैलकुलेट हो चुका है तो স্যার फिर से কোশ্চেনে नहीं। কিছু বলা না থাকলে কি ধরতে হবে তখন? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर आपको मतलब पुराना ड्यू अमाउंट अभी फिर से रिसीव हो रहा है, तब उस पर कुछ तो बोलेगा सर, कुछ तो बोलेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता उसका, नहीं तो कुछ मतलब नहीं होता उसका। मतलब पुराना ड्यू है, 2 साल 3 साल पुराना है, अभी रिसीव कर रहे हो, तो क्या तुम पहले मतलब उसमें टैक्स लगाए थे? मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, क्या तुम पहले क्या उसको कैलकुलेट किए थे क्या ड्यू अमाउंट पे टैक्स? तो अगर तुम पहले ड्यू, नॉर्मली देखो टैक्स ड्यू अमाउंट पे भी होता है ना, तो ड्यू अमाउंट पे भी हम टैक्स पेमेंट करते हैं। तो अगर पुराना ड्यू अमाउंट पे तुम पहले टैक्स भर चुके हो तो फिर से अभी लेने का तो कोई मतलब नहीं। उसमें तुमको एजम्पशंस लेके करना पड़ेगा कि अगर ये ड्यू अमाउंट पहले टैक्सेबल हो चुका है देन आंसर इज दिस, और अगर पहले टैक्सेबल नहीं हुआ है तो अभी उस पर टैक्स लगेगा, तो टोटल इनकम पे आएगा। तब तुम्हें एजम्पशंस नोट पे देना पड़ेगा। समझ आ रहा है ये तथा? হ্যাঁ স্যার। ठीक है, मतलब लॉजिक वाइज चलना है ना। देखना पड़ेगा भाई पुराना ड्यू अमाउंट है, उसमें अगर पहले ही टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, जैसे देखना ये वाला जो बेसिक सैलरी एडवांस सैलरी है, ठीक है, ये एडवांस सैलरी मेरे सैलरी शीट में आ जाएगा सर, सिंपल है ना। तो जब नेक्स्ट टाइम ये वाला सैलरी जिस पर्टिकुलर, जैसे 2019 में ये एडवांस सैलरी मिल रहा है, अच्छा बेसिक कितना है हमारा सैलरी शीट में, क्या आएगा बेसिक आएगा 60,000 का, है ना। एडवांस सैलरी आ जाएगा सर, ठीक है। एडवांस सैलरी मिल गया तो इनकम टैक्स वाले जब भी मिल जाता है छोड़ता नहीं है, बस मिल गया तो दे दो, मिल गया तो टोटल इनकम पे काउंट कर लो और टैक्स पेमेंट कर लो, सिंपल बात है। तो एडवांस सैलरी कितना है 5,000 का। अब ये सैलरी इस बार तुमने एडवांस में लिया, तो जब जिस साल का है उस बार तुम क्या करोगे, फिर से लोगे क्या? तब उसको छोड़ना है वहां पर, है ना। एचआरए टैक्सेबल कितना हुआ 3,000 का, ये आ जाएगा। तो बेसिकली सैलरी शीट के अंदर ये सभी आइटम आ जाएगा, बेसिक एडवांस और टैक्सेबल एचआरए। तो कुल मिला के तुम्हारा, अभी देखो मेरे पास पूरा कंप्लीट डेटा तो ये क्वेश्चन में है नहीं, बिकॉज दिस आर स्पेसिफिक एचआरए क्वेश्चन। तो ये इसको क्या बोलोगे, दिस इज नॉट नेट सैलरी ऑब्वियसली, दिस इज अ ग्रॉस सैलरी। तो दिस अमाउंट शुड बी 68,000। ये जस्ट नॉलेज के लिए है, ये जो ग्रॉस सैलरी लिखा है आपको। बोलो सर, क्लियर हुआ? हेलो, है ना सर? ओके सर, और एक क्वेश्चन करो ना। স্যার গ্রস স্যালারি থেকে তো ডিডাকশনটা হয়ে যাবে 50,000 এর। हाँ तुम दिखा सकते हो, बट अभी क्योंकि ये कंप्लीट सम्स नहीं है तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तुम जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस बोल रहे हैं ना, ये पता হ্যাঁ স্যার। कर सकते हो, बट अभी just छोड़ो ना, बिकॉज ये बेसिकली एचआरए बेसिस क्वेश्चन है। तो तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे ग्रॉस सैलरी पूछा भी नहीं था, तुम्हें जस्ट एग्जाम्पशन पूछा था। ये तो बस ओनली फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बताने के लिए कि एडवांस सैलरी को क्या करना है, एचआरए कहाँ शो होता है, टैक्सेबल एचआरए, जस्ट ओनली फॉर दैट मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड किया। बट आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं था कि भाई, आपको जस्ट पूछा था कि आप एग्जाम्पशन बताओ और टैक्सेबल बताओ। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो जब कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे सारा का सारा प्रोविजंस के बाद, जब आप कंप्लीट सैलरी का क्वेश्चन करोगे तब आपको मतलब ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी करने के लिए डिडक्शंस जो देना है 16 सेक्शन 16 सब यूज करो, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन लिखना फिर फटाफट एक बार। X who resides in कानपुर, कानपुर कहाँ आता है सर? नंदिनी बोलेगा, नंदिनी बोल, कानपुर कहाँ आता है? सर लखनऊ। लखनऊ पे कानपुर थोड़ी आता है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यस, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश।
एंड कानपुर इज वन ऑफ द बिग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. तो योर आंसर शुड बी कि कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तुम लोगों को ना मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का थोड़ा क्लास देना पड़ेगा. हाँ सर. X who resides in Kanpur receives rupees 78,000. ऐसे देखो, हर शहर को थोड़ी याद रखना है, मेन जो सिटी है कि किसका क्या बड़ा शहर है, किसका क्या कैपिटल है, क्वेश्चन में आपको वैसा ही पूछेगा. ऐसा अनप शनप शहर थोड़ी ना पूछ लेगा. जो पॉपुलर होगा, जो कैपिटल होगा या बिग सिटी होगा, उसी को पूछेगा. अच्छा, X resides in Kanpur receives rupees 78,000 as basic. During the PY 1920, he stays in his father's house. प्रीवियस ईयर 1920 में वो अपने पापा के घर में रहा है अप टू अगस्त 31, 2019. ठीक है, फॉर विच, अच्छा पापा के घर में रहने का रेंट देना पड़ता है क्या? अरे No, sir. तो सिंपल है, he does not pay any rent, and thereafter in an accommodation taken on monthly rent. ठीक है, of rupees 3,000. The employer, however, pays 700 per month as HRA, huh? Throughout the previous year. Throughout the previous year. As the sum of HRA paid is the least of the three sum. Least of the three sum मतलब जो आप लोगों को पता है कि तीनों में से जो सबसे कम होता है वही एक्चुअली होता है. तो क्वेश्चन में ऐसा बता के रख रहा है कि हाउस रेंट पेड इज द लीस्ट ऑफ द थ्री सम, ब्रैकेट में लिख दो पॉइंट ए 31,200 करके देखना. 31,200 मीन्स एक्चुअली 40% ऑफ सैलरी आएगा. करके देखना आप लोग तो समझ में आ जाएगा. पॉइंट बी rupees 8,400, that is HRA, और point C 13,200, that is excess of rent paid, excess of rent paid over 10% of salary. ब्रैकेट क्लोज करना और फिर लिखना he claims entire HRA, he claimed that entire HRA
is exempt from tax under section 10 subsection 13A. Is he legally correct? Is he legally correct? ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन भी साथ में लिख लो, घर में ट्राई करना है तो। A is entitled to a basic salary of rupees 50,000 per month and DA, dearness allowance of rupees 10,000 per month, ब्रैकेट में लिख देना 40% ऑफ विच पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जब आप लोग सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, 10 इंटू एवरेज सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, तब इसका यूज होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। मतलब HRA कैलकुलेशन के टाइम पे जो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का पार्ट है ना, उसमें ये काम आता है। 40% ऑफ विच पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और he is also entitled to HRA, house rent allowance of rupees 20,000 पर मंथ। ओके, पर मंथ है। अगर मंथली डेटा देता है तो आप उसको एनुअली कन्वर्ट लास्ट में कर सकते हो, या फिर शुरू में ही कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जो आपको सुविधा लगे। मैं नॉर्मली मंथली करके लास्ट में कन्वर्ट करता हूँ, वही मुझे ठीक लगता है। You actually pay rupees 20,000 per month as rent for a house in Delhi. Rent for a house in Delhi. सिंपल सवाल है सर, कंप्यूट टैक्सेबल HRA। ये कुछ क्वेश्चन ट्राई करना सर, 2 क्वेश्चन दिया, और भी 2-3 क्वेश्चन है HRA का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ देर बाद शेयर करता हूँ, बट ये क्वेश्चन HRA का अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, मैं कल के क्लास में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है सर, आप लोग ट्राई करना, मैं कल आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, ठीक है ओके सर। सर। ओके सर, ठीक है। ये ज्योति 2 मिनट वेट कर जाना। हाँ, ओके, ठीक है सर, चलो टाटा फिर। রাখছি দাদা। ओके Bye, sir. ओके, Bye, बाय। sir.